अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज़ इब्राहिम। आज के सेशन में हमने आगाज़ करना है डायरेक्टर्स का। डायरेक्टर्स के सारे सेक्शंस हम पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, सारी उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशन सब कवर कर चुके हैं। हम कोशिश करेंगे 30 से 45 मिनट में डायरेक्टर्स के जो 50-60 सेक्शन है उसको हम क्विकली 2-3 अच्छी टेक्निक से हम रिवाइज़ कर लें। अगर ये 2 टेक्निक्स को आप फॉलो कर लेंगे और समझ लेंगे तो आपको पेपर में सवाल को पिक करने में जिम्मेदारियाँ किसकी होती हैं उन सारी चीज़ों में आपको इंशाल्लाह बहुत हेल्प होगी। सबसे पहले एक चीज़ हमेशा याद रखिए, 2 टेक्निक है, सही है। सबसे पहली टेक्निक है हमारे पास ये डायरेक्टर का एक फ्लो चार्ट, सही है। सबसे पहले आप ये देख लें कि आपके पास डायरेक्टर्स कितने किस्म के डायरेक्टर्स मौजूद हैं, सही है। हमारे पास फर्स्ट डायरेक्टर है, हमारे पास एडिशनल डायरेक्टर है, हमारे पास सब्सिक्वेंट डायरेक्टर है, हमारे पास डायरेक्टर्स अंडर कैजुअल वैकेंसी है, हमारे पास फिर नॉमिनी डायरेक्टर है जो कि बाय क्रेडिटर्स है और बाय अदर एग्रीमेंट है, सही है, इन्वेस्टमेंट के तौर पर। उसके बाद फिर हमारे पास चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो भी फर्स्ट हो सकता है, वो भी सब्सिक्वेंट हो सकता है, उसमें भी कैजुअल वैकेंसी हो सकती है। और फिर उसके बाद हमारे पास एक ऑल्टरनेट और सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर है। ये हमारे पास डायरेक्टर की सारी किस्में। जब ये इतने सारे डायरेक्टर्स की टाइप्स हैं तो कुछ सवाल हैं जो कि आपके सामने आते हैं। सबसे पहला सवाल, उनको अपॉइंट कौन करता है। तो सबसे पहली चीज़ अगर आप ये देख लेंगे कि इन डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट के सेक्शन कौन से हैं तो आपके बहुत सारे सेक्शंस और सब सेक्शंस कवर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट डायरेक्टर है तो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम करेगा, एडिशनल डायरेक्टर है तो मेंबर्स जनरल मीटिंग में कर सकते हैं। उसके बाद सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स होंगे वो सेक्शन 159 के तहत मेंबर्स इलेक्ट करेंगे उसको, सही है। फिर अगर कोई कैजुअल वैकेंसी होती है तो वो बोर्ड फिल करेगा, जो बोर्ड होगा वो आपको जो है वो कैजुअल वैकेंसी को फिल करेगा। फिर जो नॉमिनी डायरेक्टर है वो ना मेंबर्स होंगे ना डायरेक्टर्स होंगे, वो जो है नॉमिनेटर होंगे, सही है। जो नॉमिनेटर होगा वो नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा। उसके बाद आपके पास चीफ एग्जीक्यूटिव, पहले चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होगा, अगेन सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम। दूसरा चीफ एग्जीक्यूटिव, सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव कौन सा होगा तो वो आपके पास होंगे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो आपके सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव को इलेक्ट कर रहे होंगे, सही, अपॉइंट कर रहे होंगे। उसके बाद अगर आप देखें तो आपने मतलब एक समझ आ रही है, आपने डायरेक्टर्स की टाइप लिखी और मतलब एक्स एक्सिस में आपने सारी की सारी डायरेक्टर्स के टाइप्स लिख दी, वाई एक्सिस में आपने कुछ सवाल पूछने, भाई इनको अपॉइंट कौन करेगा, फिर उनका टेन्योर क्या होगा। जहां आपने टेन्योर लिखा और टेन्योर की सारी चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करी तो आपके सब सेक्शन और बहुत से सेक्शंस ऑटोमेटिकली कवर्ड हो गए। फिर थोड़ा सा आगे आप गए रिमूवल की तरफ कि भाई अब इनको रिमूवल कौन करेगा, सही है। तो रिमूवल के जो आप सेक्शंस पढ़ेंगे तो इनके रिमूवल की क्राइटेरिया अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे इनके रिमूवल वाली चीज़ें भी हमारे पास कवर्ड हो जाएंगी, ठीक है। मतलब बहुत से सेक्शन और सब सेक्शन कवर्ड हो जाएंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, भाई इनका रिम्यूनरेशन क्या होगा। तो आप देख रहे हैं इनका रिम्यूनरेशन अगर आप देखें तो एक ही रिम्यूनरेशन है, जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनका रिम्यूनरेशन या तो बोर्ड डिसाइड करेगा या कंपनी जो है वो डिसाइड कर रही होगी, बोर्ड और कंपनी इन द जनरल मीटिंग, सही है। तो देखो जितने भी डायरेक्टर हैं उनके रिम्यूनरेशन यही और ये जगह जगह पे लिखा हुआ है। चीफ एग्जीक्यूटिव रिम्यूनरेशन कौन डिटरमाइन करेगा, सेम चीज़ है, या तो बोर्ड करेगी या फिर आपका जो मीटिंग में मेंबर्स आपको डिटरमाइन कर रहे होंगे। तो ये अगर आप कर लेंगे, ये एक टेक्निक अप्लाई कर लेंगे डायरेक्टर्स के सेक्शन में तो आपके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिसके सवालात के जवाबात आपको नहीं मिलेंगे, सही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास ये जो ऑल्टरनेट और सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर है, आपके पास ये जो ऑल्टरनेट और सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर है बच्चों, ये जो आपके पास ऑल्टरनेट और सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर है, क्या इसके रिमूवल का कोई सेक्शन लिखा हुआ है, इसके रिमूवल का कोई सेक्शन लिखा हुआ है। तो इसके रिमूवल का सेक्शन नहीं लिखा हो तो अगर पेपर में सवाल आ जाएगा तब क्या करेंगे। तो ये इस तरह की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा रात दिन 50 सेक्शन ऐसे रीड करते रहो तो थोड़ा सा आप समझिएगा कि ठीक है यार इन 50 ये जो मेरे पास डायरेक्टर्स हैं 7 किस्में 8 किस्में, क्या इन सबके अपॉइंटमेंट की चीज़ें कवर्ड है लॉ में, क्या इन सबके रिम्यूनरेशन कवर्ड है लॉ में, क्या इनकी और फर्क क्या है, इसके अपॉइंटमेंट में और उसके अपॉइंटमेंट फर्क है, इसके रिम्यूनरेशन में और उसके रिम्यूनरेशन फर्क है। तो आपको एक टेक्निक पता चलेगी कि जब भी रिम्यूनरेशन का होगा ना आपका आंसर हमेशा सेम होगा, या तो बोर्ड डिसाइड करेगी या कंपनी डिसाइड करेगी इन द जनरल मीटिंग एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो इस तरीके से जब आप चीज़ों को पढ़ रहे होंगे और देख रहे होंगे तो आपके जहन में बड़े अच्छे सवाल भी आएंगे और आपकी चीज़ें भी कवर होंगी। तो एक टेक्निक तो हमारे पास ये, ठीक है, कि हम करें क्या कि हम डायरेक्टर्स की टाइप्स को लेकर चलें। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसको मैं आज इंशाल्लाह लेकर चलूंगा और उसके बेसिस पे आपको 50 सेक्शन को रिवाइज करा दूंगा, वो ये करा दूंगा कि डायरेक्टर्स के सेक्शन में मैंने यहाँ पे अपने पूरे वाई एक्सिस में सारे के सारे डायरेक्टर्स के सेक्शन मेंशन कर दिए, सही है। जितने भी डायरेक्टर्स के सेक्शन है वो सारे मेंशन कर दिए और ऊपर एक्स एक्सिस में मैंने ये कर दिया है कि डायरेक्टर्स के सेक्शन में नॉर्मली बातें कवर्ड किस चीज़ की होती है। पहला डायरेक्टर के बारे में कवर की गई होंगी, दूसरा मेंबर्स के बारे में कवर की गई होंगी, तीसरा कंपनी के बारे में कवर की होंगी, चौथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सही है। तो जितने भी सेक्शन है अगर आप इनको 4 चीज़ों में तोड़ दें, डायरेक्टर के ऊपर कौन से सेक्शन अप्लाई होते हैं, मेंबर्स के ऊपर कौन से सेक्शन अप्लाई होते हैं, कंपनी के ऊपर कौन से सेक्शन अप्लाई होते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर कौन से सेक्शन अप्लाई होता है। अगर आप एक और टेक्निक से इसको डायरेक्टर्स के सेक्शन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे जो कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, तो आपकी चीजें बड़ी अच्छी कवर्ड हो जाएंगी और
आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसके ऊपर, बिकॉज देखिए जब सवाल में आता है ना, सवाल में आता है कि बताएं कंपनी ए की क्या रिक्वायरमेंट है, तो इसका मतलब ये है कि आपने डायरेक्टर्स का सवाल तो है, लेकिन डायरेक्टर्स के सेक्शन में जो कंपनी के ऊपर सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है उससे ये सवाल है। इसी तरीके से अगर वो आपसे पूछता है कि बताएं मिस्टर ए डायरेक्टर बन सकता है या नहीं बन सकता, या मिस्टर ए की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर इस तरीके का सवाल आएगा तो फिर आपने, अगर वो कहता है कि जी कंपनी ए के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या जिम्मेदारी है, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सेक्शंस को आपने देखना होगा। या फिर वो अगर आपसे कहता है कि बताएं इस सूरत में मेंबर्स के पास क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अवेलेबल है, सही है, तो मेंबर्स के सेक्शन अप्लाई हो जाएंगे। तो मेरे बच्चों अगर ये टेक्निक आप इस्तेमाल कर लेंगे, इस टेक्निक को अगर आप थोड़ा सा यूज कर लेंगे, आप यकीन करें कि बहुत आराम से हम चीज़ों को पढ़ लेंगे। डायरेक्टर्स के ऊपर जो बार बार अपने स्मार्ट क्लासेस में आपसे कहता था कि ये कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी को चलाने के लिए शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स नॉर्मली डायरेक्टर्स को पहले अपॉइंट कर लेते हैं, सही, जब कंपनी बन रही है तो डायरेक्टर्स को अपॉइंट, बिकॉज जब हज़ारों की तादाद में 10,000 की तादाद में शेयर होल्डर हैं तो सारे के सारे तो जब एक कंपनी में आकर बैठ के चलाने की कोशिश करेंगे तो कंपनी चल नहीं सकेगी, सही है। तो बड़े एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस बंदों को वो लेकर आते हैं, शेयर होल्डिंग के बेसिस पे लेकर आते हैं, एक्सपर्टीज के बेसिस पे लेकर आते हैं, और वो डायरेक्टर्स अब उस कंपनी को चला रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जी एक कंपनी है और इस कंपनी के सीधे हाथ पे शेयर होल्डर है, इस कंपनी के उल्टे हाथ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है, ये समझने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे कहा ये कि देखिए एक माइंडसेट रखिएगा कि शेयर होल्डर ने मेंबर्स डायरेक्टर्स को बिठाया क्यों है कंपनी में, शेयर होल्डर ने डायरेक्टर्स को कंपनी में इसलिए बिठाया ताकि आप कंपनी चलाएं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि डायरेक्टर्स के बारे में कहा जा रहा होगा कि जी आपके राइट है, ये आप कर सकते हैं और शेयर होल्डर से पूछे बगैर कर सकते हैं, सही है। अच्छा वो चला रहे हैं तो चलाते चलाते इतने आगे ना चले जाएं कि वो शेयर होल्डर के राइट को ही ओवरराइड कर दें, सही है, जो मतलब बेसिक शेयर होल्डर का राइट है उसी को ओवरराइड कर दें, सही है। तो कुछ चीज़ों पर उसने लॉ ने आपसे कहा कि भाई ये वो चीज़ें हैं जो कि डायरेक्टर नहीं कर सकते, इसके ऊपर मेंबर्स की अप्रूवल लेना जरूरी है। तो बेसिकली एक लाइन बना दी कि भाई ये वो काम है आप कर लें, हमसे पूछे नहीं, आप करें, बेस्ट इंटरेस्ट में करें, और ये वो काम है जो कि आप हमसे पूछ के करें, सही। तो ये एक लाइन बना दी गई। डायरेक्टर इंडिविजुअल होता है, जहां ये डायरेक्टर एक रूम में बैठते हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाते हैं, सही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाते हैं। तो जो जिम्मेदारियां हैं वो डायरेक्टर्स की भी लॉ ने बताई हैं और जो जिम्मेदारियां हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी बताई हैं, सही। एक डायरेक्टर कोई रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, सही है। तो जो 6-7 लोग मिलकर जो एक बना है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहला रहा होता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कुछ सेक्शन जो है वो कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है। भाई कंपनी ने रजिस्टर को मेंटेन करना है, लेट से, ठीक है, कंपनी ने रजिस्टर मेंटेन करना है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है कंपनी ने वो मेंटेन करने, तो वो कुछ सेक्शन कंपनी के ऊपर अप्लाई होते हैं। कुछ सेक्शंस आपके डायरेक्टर्स के ऊपर अप्लाई होते हैं कि भाई आप डायरेक्टर हैं तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, सही। अगर आप डायरेक्टर हैं तो इन हरकतों की वजह से आप फारिग कर दिए जाएंगे, सही है। अगर आप डायरेक्टर हैं और कोई कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो उसको आपने डिस्क्लोज करना है, तो डायरेक्टर्स के ऊपर कुछ सेक्शन ऐड कर दिए गए। फिर कुछ सेक्शन जो है वो मेंबर्स के ऊपर ऐड कर दिए गए कि फॉर एग्जांपल कि अगर मेंबर ने कंटेस्ट करना है तो मेंबर कैसे कंटेस्ट कर सकता है, उस चीज़ के ऊपर। मेंबर ने अगर वोट देना है डायरेक्टर्स के इलेक्शन में तो उसका वोट कैसे कैलकुलेट होगा, मेंबर्स के ऊपर सेक्शन। अगर कोई मेंबर डायरेक्टर्स के इलेक्शन से सेटिस्फाई नहीं है तो वो मेंबर क्या कर सकता है, वो कोर्ट जा सकता है, मेंबर्स के ऊपर सेक्शन। अगर कल को किसी मेंबर ने रिमूव करना है डायरेक्टर को तो वो कैसे रिमूव कर सकता है, तो अगर कल कोई मेंबर फ्रेश इलेक्शन करवाना चाहता है तो वो कैसे करवा सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप लॉ को 50-60 सेक्शन को देखेंगे तो पहली टेक्निक डायरेक्टर्स की टाइप्स कर लें, कुछ चीज़ें वहाँ पे कर लें। बड़ा डिटेल हैंडआउट में आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, ये वाला जो डिटेल हैंडआउट है इसमें मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ और इसके अंदर ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं, सही है। आज की क्लास में चूंकि हमने क्विक रिवीजन करना है, एजेंडा हमारा ये है कि हम क्विक रिवीजन कर लें, तो क्विक रिवीजन को मैं आपको इस टेक्निक से पढ़ाने की कोशिश करूंगा जिससे आप यकीन करें आधे घंटे के अंदर इंशाल्लाह हमारा डायरेक्टर्स बड़ा अच्छा कॉन्सेप्चुअली रिवाइज हो जाएगा। बच्चों आगाज़ करते हैं सेक्शन 153 से। सबसे पहला सेक्शन जो है वो 153 है, इन एलिजिबिलिटी ऑफ सर्टेन पर्सन टू बिकम डायरेक्टर, सही है। ये सेक्शन अप्लाई किसके ऊपर है, ये डायरेक्टर्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, सही है। कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है, ये मेंबर्स के ऊपर अप्लाई, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा, ये किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ये कि जी अगर आप एक शख्स हैं और अगर आप कंपनी के डायरेक्टर बनने जा रहे हैं तो आपसे ये नहीं कहता कि एलिजिबल, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। लॉ आपसे कहता है कि ये इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर एग्जांपल माइनर हैं आप, अनसाउंड माइंड है, बैंक करप्ट है, इनसॉल्वेंट है, मॉरल टर्पिट्यूड का मसला है, अखलाकियात का मसला है, एथिक्स का मसला है, तो इन सूरत में आप कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। ये सेक्शन इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर अप्लाई किया गया है, सेक्शन 153। सेक्शन 154 की तरफ चले तो वो कहता है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी, और ये सेक्शन कंपनी को मुखातिब करता है, सही है। इसकी जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर है कि जी कंपनी क्या है। अब यहाँ पे कंपनी की टाइप्स आप देख लें जो हमने इनकॉर्पोरेशन में पढ़ा था। अगर एसएमसी है तो एटलीस्ट एक डायरेक्टर होना
होना चाहिए। अगर आपके पास अदर प्राइवेट कंपनी है तो नॉट लेस देन 2 डायरेक्टर होने चाहिए। अगर पब्लिक नॉन लिस्टेड कंपनी है तो नॉट लेस देन 3 डायरेक्टर होने चाहिए, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसको नॉट लेस देन 7 डायरेक्टर होने चाहिए। अगर आपके बोर्ड में, अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है तो एक फीमेल रिप्रेजेंटेटिव का होना जरूरी है आपके बोर्ड में, और सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन ही डायरेक्टर बन सकते हैं। तो जैसे कि इस लॉ को अगर आप देखें तो इस लॉ की एक जो लिंकिंग बनती है वो इनकॉर्पोरेशन वाले से बनती है कि जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने जा रहे थे तो एसएमसी होगा तो एक सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम तो होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी होगी तो जी 2 और 2 से ज़्यादा सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम होने चाहिए। पब्लिक कंपनी होगी तो 3 या 3 से ज़्यादा सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम होने चाहिए। और उसी चीज़ को उसने यहाँ पे कहा कि जी ठीक, अगर एसएमसी है तो एटलीस्ट एक डायरेक्टर होना चाहिए। अदर देन एसएमसी कोई और प्राइवेट कंपनी है तो उसके लिए एटलीस्ट आपके पास 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। पब्लिक कंपनी है तो एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होने चाहिए, और अगर पब्लिक लिस्टेड कंपनी तो एटलीस्ट 7 डायरेक्टर होने चाहिए। अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है तो डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर फीमेल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, एंड ओनली नेचुरल पर्सन कैन बी अ डायरेक्टर। ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल पर्सन शैल बी डायरेक्टर, इसकी लिंकिंग बहुत जगह मिलती है हमें। सबसे इंपॉर्टेंट लिंकिंग ये मिलती है कि जी अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी तो क्या वो कंपनी उस कंपनी का डायरेक्टर बन सकती है? नहीं, वो कंपनी उस कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकती। इसलिए उसको किसी बंदे को मुंतखब करना होगा और जाके उसको कहना होगा कि जी आप हमारे उस कंपनी में एज अ नॉमिनी डायरेक्टर रिप्रेजेंट करें। सही है हमें। लेकिन जहां वो अपने, इसका मतलब है शेयर्स कंपनी के नाम पे है और शेयर्स उसने किसी और बंदे को, अपने किसी डायरेक्टर को या किसी सीएफओ को या सीईओ को या फाइनेंस मैनेजर को कुछ शेयर्स एलोकेट कर रही है, इसलिए ताकि वो वहां पे, बिकॉज डायरेक्टर होने के लिए मेंबर होना जरूरी है। सही है। तो अगर, तो इसका मतलब है कि फिर एक और सेक्शन ओवरराइड हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी इन इट्स ओन नेम। सही है। तो अगर जब भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी किसी और कंपनी में वो खुद के नाम पे होने चाहिए। उसकी एक्सेप्शन ये है कि अगर आप नॉमिनी डायरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर हमें एक चीज़ ये भी मिलती है, बिकॉज एक तरफ लॉ कर रहा है नेचुरल पर्सन होना चाहिए और दूसरी तरफ अगर कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है तो फिर कैसे? कंपनी तो नेचुरल पर्सन नहीं है। तो यहाँ पे चीज़ें आपको लिंकिंग एक 30 मिनट के अंदर इंशाल्लाह क्विक रिवीजन में मिल जाएगी। अगला सेक्शन अगर हम देखें तो हमारे पास सेक्शन 155 है नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के ऊपर, और अगेन ये जो अप्लाई होता है वो डायरेक्टर्स के ऊपर अप्लाई होता है। एक डायरेक्टर जो है लिस्टेड कंपनी में वो साइमल्टेनियसली 7 लिस्टेड कंपनी से ज़्यादा डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर सकता। सही है। एक, अगर मैं मिस्टर इब्राहिम हूं तो मैं 7 लिस्टेड कंपनी से ज्यादा साइमल्टेनियसली डायरेक्टरशिप ओन नहीं कर सकता। सही है। 7 लिस्टेड कंपनी से ज्यादा। लेकिन अगर एक कंपनी है और उसकी एक सब्सिडरी है, मैं होल्डिंग कंपनी का भी डायरेक्टर हूं और मैं सब्सिडरी कंपनी का भी डायरेक्टर हूं और सब्सिडरी भी लिस्टेड है, तो यहां पे मेरी काउंटिंग 1 शुमार होगी। यहां पे काउंटिंग जो है मेरी 2 कंसीडर नहीं की जाएगी। यहां लॉ ने आपको थोड़ी सी लीनियंसी प्रोवाइड कर दी है कि चूंकि आप होल्डिंग कंपनी है और आपकी एक सब्सिडरी कंपनी है, और सब्सिडरी कंपनी बेसिकली होल्डिंग कंपनी ने है। सही, किसी शख्स ने नहीं, होल्डिंग कंपनी ने एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है और वहां पे लॉ की कंप्लायंस के लिए आप अपने होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को बोला कि जी आप भी सब्सिडरी के डायरेक्टर बन जाए, तो यहां पे आप एक ही डायरेक्टरशिप तस्वीर की जाएगी, इसको आप 7 की काउंटिंग में कंसीडर नहीं करेंगे। सही है। अगेन ये सेक्शन डायरेक्टर्स के ऊपर अप्लाई होता है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, सवाल में मिस्टर ए लिखा हुआ है या सवाल में कंपनी ए लिखा हुआ है या सवाल में मेंबर ऑफ या मिस्टर ए एज अ मेंबर लिखा हुआ है या सवाल में जो है वो बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ कंपनी ए लिखा हुआ है, बड़ा, तभी मैंने इस टेक्निक से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। सही है। इसी तरीके से हमारे पास बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर सेक्शन 156 आ जाता है, जो कि आपसे कहता है कंप्लायंस विद द कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये कंपनी के ऊपर सेक्शन अप्लाई होता है। सही है। ये कहता है कि जी जो लिस्टेड कंपनी होगी उसने कोड से कंप्लाई करना होगा, और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हमारे पास एक पूरी रूल्स एंड रेगुलेशन है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर एंड दियर टर्म। सही है। इसको मैंने दूसरी टेक्निक से आपको कवर कराने की कोशिश करी थी कि फर्स्ट डायरेक्टर हमारे पास ही आ गया। सही है। हमारे पास पहली चीज प्यारे बच्चों आ गई, फर्स्ट डायरेक्टर। सही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट डायरेक्टर एंड टर्म, ये जो हमारा सेक्शन अप्लाई होगा ये मेंबर्स के ऊपर अप्लाई होता है। सही है। नंबर एंड नेम बाय द सब्सक्राइबर, जो पहला डायरेक्टर होगा बच्चों, उसके तो कंपनी में कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए और वो कौन होने चाहिए, डिटरमाइन कौन करेगा? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम डिटरमाइन करेगा। सही, जब कंपनी बनने जा रही होगी तो उसका सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम कहेगा कि जी हमारे हैं। और जो नंबर को कल को अगर आपने इंक्रीज करने हैं तो अब सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम नंबर को इंक्रीज नहीं कर सकते। अब चूंकि कंपनी बन चुकी है और कंपनी का डायरेक्टर आ चुका है तो अब जनरल मीटिंग के थ्रू नंबर्स को इंक्रीज करवाया जाएगा। अच्छा, तो हमारे पास सेक्शन 157 ये बात करता है। सेक्शन 158 की तरफ देखें तो वापस से वो कहता है रिटायरमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड दी सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। सही, रिटायरमेंट ऑफ द फर्स्ट सब्सिक्वेंट डायरेक्टर की तो अभी तक हमने अपॉइंटमेंट पढ़ी नहीं, तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वाला जो आपके पास हैंड आउट है ये आपको बड़ा हेल्प करेगा कि ये जो हमारे पास होगा वो सेक्शन 159 के तहत होगा। ठीक है। और हम 158 में और फिर उसके बाद 159 में उससे सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स के इलेक्शन के बारे में बताएं। तो अगर हम सेक्शन 158 को देखें तो जो फर्स्ट डायरेक्टर होगा वो ऑफिस जो होल्ड करेगा वो फर्स्ट
फर्स्ट एजीएम तक करेगा। जो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर होगा, जो अभी सेक्शन 159 से आपके पास आ रहा होगा, वो जो है उसका जो टर्म होगा वो 3 साल होगा। ये टर्म 3 साल कहां लिखा हुआ है, हम थोड़ा सा नीचे आकर इसको देख लेंगे। सही है, मैंने आगे सेक्शन 161 रेफर कर दिया। अगर कोई और जो डायरेक्टर्स होंगे जब वो रिजाइन कर रहे होंगे, तो रिजाइन करने से मतलब जो डायरेक्टर्स होंगे जहां उनका टेन्योर खत्म हो रहा होगा, उनकी जिम्मेदारी है कि टेन्योर खत्म होने से पहले डायरेक्टर्स के इलेक्शन करवाएं। सही, जैसे पाकिस्तान में जमहूरियत होता है कि जो हुकूमत होती है वो ये सारे प्रोसीजर ले, सारे स्टेप्स ले कि मेरे जाने से पहले प्रॉपर इलेक्शन हो चुके, वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो। सही है, इलेक्शन कमीशन बना हुआ। तो सेम चीज़ यहाँ पे डायरेक्टर्स ने भी करनी है कि जी उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसा नहीं है कि ठीक है जी 2 हफ्ते बाद मैंने बस एजीएम होने वाली है, मैं जा रहा हूँ। नहीं, आपने सारे मेजर्स लेने हैं। सही है, आपने मेक श्योर करना है कि इलेक्शन हो टाइम पे। और कोई भी मुश्किलात पेश आती है आपको, कोई भी ऐसी चीज़ लगती है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप डायरेक्टर्स का इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो आपने फौरी तौर पर रजिस्ट्रार को बताना है। कब? जो डायरेक्टर्स की ड्यू डेट ऑफ इलेक्शन है, जो ड्यू डेट ऑफ इलेक्शन है, सही है, उससे 45 दिन पहले, उससे 45 दिन पहले। तो ये नहीं कि डायरेक्टर्स के इलेक्शन के बाद 45 दिन बता रहे हैं। सही है, डायरेक्टर्स की जो इलेक्शन हो रही है उससे पिछले जो 45 दिन है उसमें आपने कम्युनिकेट करना होगा रजिस्ट्रार को कि भाई मैं टाइमली बेसिस पे नहीं करवा सकता। उसके बाद ठीक है, एजीएम आपकी ड्यू थी, उससे 45 दिन पहले आप जो है वो कम्युनिकेट कर दे रजिस्ट्रार को। अगर आपने रजिस्ट्रार को कम्युनिकेट कर दिया, ठीक है, तो रजिस्ट्रार आपको यहाँ पे जो अलाउ करेगा वो 90 दिन की एक्सटेंशन दे देगा या थोड़ा सा और टाइम की एक्सटेंशन दे देगा। सही है, दैट शैल नॉट बी डिलेड फॉर मोर देन 90 डेज और सच एक्सटेंडेड टाइम अलाउड बाय द रजिस्ट्रार इन केस ऑफ द एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। सही है। अच्छा, ये इम्पेंडिमेंट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा है। सही है, डायरेक्टर्स के इलेक्शन के ऊपर कोई मसला चल रहा है, शेयर्स के डिस्प्यूट चल रहे हैं। सही है, शेयर्स का डिस्प्यूट चल रहा है। अगर इस तरह का कोई मसला है तो इसका मतलब वोटिंग पावर तो डिटरमाइन हो ही नहीं सकती। सही है, या फिर फॉर एग्जाम्पल एक डायरेक्टर है, क्या कहते हैं, या बोर्ड पूरा नहीं हो सका, लेट से बोर्ड पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ऐसे कोई भी सर्कमस्टांसेस हो जाए, कोई भी ऐसी चीज़ हो जाए, नैब के एलिगेशंस वगैरह चल रही, चीज़ें चल रही हैं, एससीसीपी आके बैठ गया बोर्ड पे, क्रेडिटर्स आके बैठ गए, इस तरह के मसले चल रहे हैं, तो फिर आपने रजिस्ट्रार को बताना होगा और उसके अंदर वो 90 दिन की एक्सटेंशन आपको दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एजीएम और ईओजीएम ड्यू थी 30 सितंबर को, जिसमें डायरेक्टर्स का इलेक्शन ड्यू थे, तो उसकी एक्सटेंशन, डायरेक्टर्स की इलेक्शन की एक्सटेंशन वो 30 दिन 90 दिन की देगा। इसका ये मतलब नहीं कि वो आपसे ये कहेगा कि एजीएम भी एक्सटेंड कर दो, ये ना समझेगा प्यारे बच्चों। सही है। अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी है बच्चों, इसको देखिएगा, जो इस हैंडआउट का पर्पस है। रजिस्ट्रार में ऑन इट्स ओन मोशन और representation of members holding not less than 1/10 of the total voting power। सर व्हाट इफ अगर कंपनी रजिस्ट्रार को बताई नहीं कि मैं इलेक्शन नहीं करवा सकती और इलेक्शन हो भी नहीं रहे, तो सर क्या होगा? सर रजिस्ट्रार कहेगा यार इलेक्शन जो है वो ड्यू थे 30 सितंबर को, 30 सितंबर तक ड्यू थे, तो 30 सितंबर तक मेरे पास कोई नोटिस भी नहीं आया है। सही है, मेरे पास तो अभी तक डायरेक्टर्स के चेंज का जो एक लेटर आना होता है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जब चेंज होगा डायरेक्टर्स तो वो आपने रजिस्ट्रार को कम्युनिकेट करना है, जो नया डायरेक्टर्स होगा वो कम्युनिकेट करना है। मेरे पास तो ये भी नोटिस नहीं आया यार, नवंबर हो चुका है। तो रजिस्ट्रार चाहे तो कंपनी से पूछ सकता है और कंपनी से पूछने के बाद मैं ऑन इट्स ओन मोशन क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है कंपनी को कि आप एजीएम या ईओजीएम होल्ड कराएं जिसमें आपके इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर हो। या रजिस्ट्रार भी सोया पड़ा है, पता ही नहीं, उसको होश नहीं है, बट कंपनी तो मेंबर्स की है, तो मेंबर्स अगर चाहें, देखा अब ये एक वो सेक्शन है जहां पे मेंबर्स के ऊपर भी राइट है, ये वो सेक्शन है जहां पे मेंबर्स के ऊपर भी राइट है, ये वो सेक्शन है जहां पे डायरेक्टर्स के ऊपर भी राइट अप्लाई हो रहा है। समझने की कोशिश करिएगा, डायरेक्टर्स ने इलेक्शन करवाने हैं जाने से पहले। सही, और डायरेक्टर्स अगर इलेक्शन नहीं करवा सकता तो डायरेक्टर्स ने रजिस्ट्रार को बताना है। डायरेक्टर्स अगर रजिस्ट्रार को नहीं बताएगा तो फिर रजिस्ट्रार खुद से चाहे तो इलेक्शन करवा सकता है, या अगर मेंबर्स ने रिप्रेजेंट मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, सही है, अगर वो बैठ के रजिस्ट्रार को खत लिख दें तो फिर रजिस्ट्रार उसके बेसिस पे कंपनी को डायरेक्ट कर सकता है कि आप इलेक्शन करवा सकते हैं। तो इस सेक्शन में अगर सवाल में लिखा जाए अगर इलेक्शन नहीं हो रहे तो ये हैंडआउट को बड़ा रेफर करेगा कि एक चीज़ तो है रजिस्ट्रार कि जी रजिस्ट्रार अगर चाहे तो खुद से कर सकता है, दूसरी चीज़ मेंबर्स चाहें तो मेंबर्स। तो ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, प्रोसीजर फॉर द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर में अगर आप देखें तो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग डायरेक्टर शैल फिक्स द नंबर ऑफ डायरेक्टर नॉट लेटर देन 35 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग। सही, मीटिंग से 35 दिन पहले, जिस दिन इलेक्शन ड्यू होने जा रहे हैं उससे 35 दिन पहले एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ने, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर का मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, को इक्का दुक्का डायरेक्टर नहीं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स करेंगे नॉट लेटर देन 35 डेज बिफोर द मीटिंग। सही है, जहां उन्होंने नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स कर लिया कि जी हमने 8 डायरेक्टर बनाने, सही है, तो उसका जो नोटिस होगा नंबर और नाम के साथ वो सारा का सारा सेंड हो जाएगा। सही है, उसके बाद अगली चीज क्या होगी, नोटिस सेंड हो जाएगा। नोटिस सेंड होगा तो उसका मतलब मीटिंग का सेक्शन आपके पास अप्लाई हो जाएगा। सही है, उसके बाद अगर आप देखें तो अगला सेक्शन किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, मेंबर्स के ऊपर। जो नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स किए गए हैं तो क्या वो चेंज हो सकते हैं? यस, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ फिक्स शैल नॉट बी चेंज एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द जनरल मीटिंग। सही है, अगर वो नंबर ऑफ डायरेक्टर को आपने चेंज करना है तो वो जनरल मीटिंग के अप्रूवल के थ्रू होंगे। सही है, एनी मेंबर
अगेन ये सेक्शन मेंबर्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है। एनी मेंबर हु सीक टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन नॉट लेटर देन 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग। सही, तो इसका मतलब है 35 दिन पहले बोर्ड ने नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स कर लिया। मीटिंग का जो है वो 21 दिन पहले नोटिस चला गया। जब 21 दिन पहले नोटिस चला गया तो मीटिंग से 14 दिन पहले अगर कोई डायरेक्टर, अगर कोई मेंबर जिनके पास नोटिस आया है इंटरेस्टेड है तो वो कंटेस्ट कर सकता है। तो नॉट लेटर देन 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग, वो चाहे तो वो इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर सकता है। कैसे करेगा? वो बैठ के अपना नाम जो है, जो भी उसकी इंटेंशन है वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। जहां 14 दिन पहले कंपनी के पास नोटिस आ गया होगा वहां कंपनी की जिम्मेदारी है। सही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नहीं, कंपनी की जिम्मेदारी है कि कंपनी क्या करेगी, नोटिस रिसीव्ड बाय द कंपनी ट्रांसमिट टू मेंबर नॉट लेटर देन 7 डेज। और इलेक्शन से 7 दिन पहले मेंबर्स को बता दिया जाएगा कि ये 50 लोग हैं जो कि इलेक्शन करना चाह रहे हैं। अब जब इलेक्शन का वक्त आएगा तो वोट्स कैसे कैलकुलेट होंगे? तो आपके पास जो भी आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं, आपके पास जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपने इलेक्ट करने हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वोट्स आ जाएंगे आपके पास। सही है, और अगर कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है तो मेंबर्स की तादाद के बेसिस पर आप देख लेंगे उसको। अच्छा, इसका मतलब है इलेक्शन हो गया है बच्चों। सही है, इलेक्शन हो चुका है। ये जो हमारे पास कहलाता है ये सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स है। सही है, ये हमारे पास सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स है। इलेक्शन मुबारक हमारे पास हो चुके हैं, लेकिन इलेक्शन में कोई धांधली होती है, इलेक्शन में कोई मसला होता है, इलेक्शन में कोई चीज़ होती है, तो इस केसेस पे सेक्शन 160 अप्लाई हो जाएगा। 160 भी अगर आप देखें तो मेंबर्स के ऊपर अप्लाई होता है। कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द मेंबर्स होल्डिंग 10% ऑफ द वोटिंग पावर इन द कंपनी मेड विद 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इलेक्शन डिक्लेयर द इलेक्शन ऑफ ऑल डायरेक्टर्स और एनी वन ऑफ द डायरेक्टर इनवैलिड if it is satisfied that there is a material irregularity, if there is a material irregularity। सही है, अगर material irregularity होगी तो उसके बेसिस पे कोर्ट जो है वो ये कह सकता है कि जी इलेक्शन डायरेक्टर इनवैलिड है या फिर फला डायरेक्टर जो है इसकी इलेक्शन इनवैलिड है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर। सही, टर्म्स ऑफ ऑफिस आपको अगर आप देखें तो ये आपको यहां भी दिखा था, लेकिन ये फर्स्ट डायरेक्टर की बात कर रहा था। सही है, उसके बाद जो है ये टर्म ऑफ ऑफिस आपको यहाँ पे भी दिख रहा है सेक्शन 160 में, जिसको मैंने ऊपर लिंक किया आपके साथ। ये सेक्शन अप्लाई होता है डायरेक्टर्स के ऊपर जो डायरेक्टर इलेक्ट हुए हैं या अपॉइंट हुए हैं या सेलेक्ट हुए हैं। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर जितने भी होंगे वो 3 साल के लिए होंगे। सही, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर 3 साल के लिए। इसका मतलब ये है कि सेक्शन 159 के तहत जो डायरेक्टर इलेक्ट हुआ है वो अगले 3 साल तक कंपनी का डायरेक्टर रहेगा। और सेक्शन 161 की एक सबसे मज़ेदार बात है कि सेक्शन 161 कैजुअल वैकेंसी की भी बात करता है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा मेरे बच्चों, सेक्शन 155 जो हमने पढ़ा था नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, वहाँ पे भी कैजुअल वैकेंसी का जिक्र है, और हमने जो सेक्शन 161 पढ़ा यहाँ पे भी कैजुअल वैकेंसी का डिस्कस है। सही है, तो इसको दोनों का आपस में लिंक कर लेते हैं। सेक्शन 155 आपसे ये कहता है कि जी कैजुअल वैकेंसी अगर बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनी में होगी तो 90 दिन से ज़्यादा नहीं, 90 दिन के अंदर अंदर आपने कैजुअल वैकेंसी को फिल करना होगा। अगर लिस्टेड कंपनी के बोर्ड में कोई कैजुअल वैकेंसी होती है तो उस कैजुअल वैकेंसी की डेट से विद इन 90 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको पर अप्लाई हो रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अप्लाई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने वो कैजुअल वैकेंसी को 90 दिन के अंदर लिस्टेड कंपनी के केस में पूरी करनी है। सही है, और कैजुअल वैकेंसी का एक और सेक्शन अप्लाई होता है कि कैजुअल वैकेंसी मे बी फिल्ड बाय द डायरेक्टर। अगर कोई कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है किसी भी कंपनी में, तो यहाँ पे ऑप्शन ये दिया गया, यहाँ पे कहा यह गया है कि अगर वो चाहे तो डायरेक्टर्स जो है उसको फिल कर सकते हैं। लिस्टेड कंपनी में लाजमी है कि आपने फिल करना है। सही है, प्राइवेट कंपनी, मेरी अपनी कंपनी 3 पार्टनर है यार, एक अगर मर गया कुछ हो गया तो मैं कहता हूं ठीक है मेरी मर्जी, मुझे अपॉइंट करना ही नहीं करना, 90 दिन के लिए मेरे ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं है। सही है, लेकिन अगर डायरेक्टर जो लिस्टेड कंपनी है तो वहां पे बोर्ड ने 90 दिन के अंदर डायरेक्टर्स को क्या कहते हैं, कोई जो कैजुअल वैकेंसी होगी उसको पूरा करना है। ये 2 जगह पे कैजुअल वैकेंसी का जिक्र है। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा आपको एक ओवरव्यू दे देगा बच्चों। उसके बाद फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। मेरे बच्चों, अगर मेंबर्स आफ्टर द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, सही है, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, एक मेंबर है जो कि इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर में कंटेस्ट किया और फेल हो गया, मतलब नहीं हुआ सेलेक्ट। सही है, और इलेक्शन के बाद 25 दिन बाद 30 दिन बाद वो वापस से इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर की कॉल नहीं दे सकता। वो उसी सूरत में कॉल देगा जब इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर के बाद, जिस दिन इलेक्शन हुए थे उसके बाद उसने एक्वायर करे, मेंबर से मजीद कोई शेयर्स एक्वायर करे आफ्टर द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। सही, आफ्टर द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर उसने, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि जब आपने शेयर्स, इसका मतलब ये मैं हार गया, मैं कहता हूं यार चलो एक और ट्राई देता हूं मैं। सही, एक और ट्राई देता हूं, तो इस चीज को यहाँ पे लॉ ने मना करा हुआ है। लॉ ने कहा कि नहीं, अगर आपने मजीद शेयर्स एक्वायर करें, सही, मजीद शेयर्स एक्वायर करें आफ्टर द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, और जिसके बेसिस पे आप कहते हो कि आपकी रिक्विजिट शेयर होल्डिंग पूरी हो गई, आपके पास रिक्विजिट शेयर होल्डिंग पूरी हो गई। सही है, फॉर एग्जाम्पल सर रिक्विजिट शेयर होल्डिंग होती क्या? रिक्विजिट शेयर होल्डिंग होती है 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड डायरेक्टर। सही है, 100 अगर एक कंपनी में 10 डायरेक्टर को इलेक्ट करने हैं, ठीक है, और कंपनी को आप उस 100 को डिवाइड करते हैं 10 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10 का मतलब ये है, और कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स भी 100 ही है, आप यूँ समझे। सही, नंबर ऑफ शेयर्स भी 100 है। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स कुछ भी हो, ऊपर न्यूमरेटर में आप हमेशा 100
रखेंगे, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ शेयर्स भी 100 है, सही है, और 10 डायरेक्टर्स को इलेक्ट करना है, आपने 100 को 10 से डिवाइड किया तो इसका मतलब 10। अगर मेरे पास एक कंपनी के 10 शेयर्स हैं तो मुझे एक बात बताएं, आप कोई भी मैथ्स अप्लाई कर लें, कोई भी प्रोबेबिलिटी थ्योरी अप्लाई कर लें, मैं लाजमी इलेक्ट होऊंगा यार, मैं लाजमी इलेक्ट होऊंगा। क्यों इलेक्ट होंगे सर? सर मेरे पास 10 शेयर्स मौजूद है, सही है, मिनिमम में जिसका ये रिक्विजिट शेयर होल्डिंग है। अच्छा, पिछली बार मेरे पास जो इलेक्शन में मेरे पास 8 शेयर्स थे, मैंने कहा यार 2 शेयर्स तो मुझे कोई ना कोई शेयर होल्डर तो दे ही देगा यार, कोई ना कोई शेयर होल्डर देगा, और मुझे किसी शेयर होल्डर ने नहीं दिए, मैं फेल हो गया। अब इलेक्शन हो चुके हैं, अब मैं कहता हूं इलेक्शन के बाद 10-15 दिन बाद चल यार वापस इलेक्शन करवाता हूं, फारिग ही बैठा हूं, क्या करूं यार, मैं इलेक्शन एक बार वापस से करवा लेता हूं, 2 ही तो शेयर्स का मसला है। नहीं होगा एक्सेप्ट, ये नहीं होगा जब तक आपके पास रिक्विजिट शेयर होल्डिंग ना हो। रिक्विजिट शेयर होल्डिंग क्या होती है कि आपके पास 100 को डिवाइड करते हैं जितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को आपने इलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब है ये जो सेक्शन अप्लाई हो रहा है मेंबर्स के ऊपर अप्लाई, अगर मेंबर्स ने एक्वायर कर लिए हैं वो रिक्विजिट शेयर होल्डिंग 100 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड, सही है, तो उसके बाद वो मेंबर करेगा क्या? वो मेंबर कंपनी को कहेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कहेगा, नोटिस लिखेगा कि भाई फ्रेश इलेक्शन करवाएं। यहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी कि नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स शैल नॉट बी डिक्रीज, सही है। अब वो डिक्रीज नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि अगर 100 का आप डिवाइड करेंगे 9 से तो आपका जो आंसर होगा 11 पॉइंट करके कुछ आ जाएगा, सही, 11 पॉइंट करके। 11 शेयर्स तो मेरे पास है ही नहीं, सही है, जिसका मतलब मेरे पास 10 शेयर्स है तो मेरी रिक्विजिट शेयर तो पूरी नहीं हो रही। तो नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स हुए, उसको आप डिक्रीज नहीं कर सकते, सही है। और नॉट लेटर देन 30 डेज प्रोसीड टू होल्ड दी फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, सही है। 30 दिन के अंदर जो है आपने प्रोसीड कर देना है, मतलब नोटिस वगैरह, अरेंजमेंट वगैरह सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, नॉट टू प्रोसीड टू होल्ड द फ्रेश इलेक्शन डायरेक्टर। तो ये सेक्शन अगर आप देखो तो मेंबर्स के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है। सवाल इसी तरीके से आते हैं कि भाई इन द अबव सिनेरियो बताएं मेंबर की क्या जिम्मेदारी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की या कंपनी की क्या जिम्मेदारी है, ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। तो ये जितने भी आपके पास टर्म्स टेन्योर वाले डायरेक्टर हैं, मेरी सजेशन आपको ये होगी कि ये हैंडआउट बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव हैंडआउट है जिसको हम पढ़ रहे हैं, मतलब हम डिटेल में सारा सेक्शन ही पढ़ रहे हैं एक तरीके से, लेकिन उसको आप उस तरीके से भी देख सकते हैं। मेरे बच्चों, अगर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर में अगर आप देखें तो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर में जो फर्स्ट डायरेक्टर होगा, जो एडिशनल डायरेक्टर होगा, जो कैजुअल वैकेंसी वाला डायरेक्टर होगा, जो फ्रेश इलेक्शन वाला डायरेक्टर होगा, जो कि अनअपोज्ड डायरेक्टर होगा, वो जनरल मीटिंग के थ्रू रिमूव हो सकता है। अच्छा, लेकिन जब रिमूव होगा तो जो नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन इज एटलीस्ट द नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द टर्म मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द टाइम बीइंग, सही है। इसका एक फॉर्मूला था हमारे पास जो हम सेक्शन 163 में पढ़ रहे होते थे, सही है। अगर जो डायरेक्टर इलेक्ट हुआ है आपका, इलेक्टेड डायरेक्टर मे बी रिमूव बाय द रेजोल्यूशन इफ द नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन इज एटलीस्ट मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स फॉर ईओडी। इसके लिए मेरी सजेशन आपको ये होगी कि अगर आपने एक रिमूवल वाला सेक्शन पढ़ लें और अगर आप देखें ये आपके पास डायरेक्टर है, तो हमारे पास इसमें 163A अप्लाई हो रहा है, 163A 163B A, ये तो नॉमिनेटर रिमूव करेगा। तो बड़ी आसान चीज़ अगर मैं आपके पास सामने रखूं, सिर्फ ये वो सिनेरियो जिसके ऊपर 163B अप्लाई होगा, और वो कौन सा है? वो है इलेक्टेड डायरेक्टर। जब भी डायरेक्टर इलेक्ट होगा प्यारे बच्चों, तो उसको रिमूव करने के लिए जो है एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। जब रेजोल्यूशन पास कंपनी जनरल मीटिंग में रिमूव कर सकती है, सही, कंपनी जनरल मीटिंग में। तो जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन क्या है? शेयर होल्डर को क्या रिजॉल्व करवाना है, सही, शेयर होल्डर को क्या रेजोल्यूशन पास करवाना है? टू रिमूव मिस्टर ए, टू रिमूव मिस्टर ए। आपने ये देखना है कि मिस्टर ए डायरेक्टर कौन सा है। अगर मिस्टर ए इलेक्टेड डायरेक्टर है, सही है, तो आपने ये देखना है कि किस इलेक्शन में ये डायरेक्टर जो है आपका इलेक्ट हुआ था। पिछले इलेक्शन में इलेक्ट हुआ होगा, जो पिछले इलेक्शन में इलेक्ट हुआ है तो उस लिस्ट में आपने मिस्टर ए को नहीं देखना है, एज्यूम करें उस कंपनी के 3 डायरेक्टर थे, सही, 3 डायरेक्टर इलेक्ट हुए थे। मिस्टर ए हुआ था, मिस्टर बी हुआ था, मिस्टर सी हुआ था। मिस्टर ए को हाईएस्ट वोट पड़े थे, मिस्टर बी को सेकंड हाईएस्ट पड़े थे, मिस्टर सी को थर्ड हाईएस्ट पड़े थे, मिस्टर डी को फोर्थ हाईएस्ट पड़े थे, सही है। और 3 डायरेक्टर सेलेक्ट हो रहे थे तो मिस्टर ए बी सेलेक्ट हो गए। आपने ये देखना है कि मिस्टर सी जो कि सबसे लास्ट आया है और इलेक्ट हुआ है, सही, सबसे लास्ट आया है, मतलब लास्ट तो मिस्टर डी आया है, लेकिन इलेक्शन में सबसे लास्ट मिस्टर सी आया और फिर भी इलेक्ट हो गया है। उतने वोट्स अगर रेजोल्यूशन के अगेंस्ट पड़ गए, रेजोल्यूशन क्या है? टू रिमूव, और रेजोल्यूशन है टू रिमूव मिस्टर ए, सही है। और जो रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट, ऑन द फेवर नहीं, अगेंस्ट अगर उतने मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स पड़ गए, मतलब इतने लोगों ने कह दिया कि नहीं भाई इसको रिमूव नहीं करना चाहिए, हम ये रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते, तो मिस्टर ए जो है वो रिमूव नहीं हो सकता है। बाकी जितने भी सिनेरियोज हैं प्यारे बच्चों, बाकी जितने भी सिनेरियो हैं, इनके ऊपर आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा कि नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ द शेयर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स। एक में लिखा आएगा फॉर द इलेक्टेड, एक में लिखा आएगा फॉर द टाइम बीइंग, सही है।
तो न्यूमरेटर में जितने डायरेक्टर्स इलेक्ट हुए थे आपने वो लिखने होंगे, डिनोमिनेटर में आपने जितने डायरेक्टर्स मौजूद हैं अब इस वक्त मौजूद, क्या पता कोई कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई पूरी नहीं हुई हो भाई, लिस्टेड कंपनी थोड़ी थी कि 90 दिन में पूरी करनी है, कोई कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई हो पूरी नहीं हुई, सही है। जो अभी डिनोमिनेटर में आपने क्या लिखना होगा, जो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपके मौजूद हैं बोर्ड में, सही है। इसकी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन हमने वहाँ पे कवर कर ली थी, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस हैंड आउट से आपको थोड़ी बहुत हेल्प भी मिल जाएगी बच्चों। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के ऊपर, मतलब डायरेक्टर्स को अगर आपने रिमूव करना है तो डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग के थ्रू, मैं एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर को रिमूव नहीं कर सकता, सही है। डायरेक्टर्स जो है वो रिमूव होंगे, वो जनरल मीटिंग से रिमूव होंगे। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है नॉमिनी डायरेक्टर। तो ये जो हम हैंडआउट को अगर रेफर करें तो इस हैंडआउट में हमारे पास अब एक और चीज़ आ रही है, नॉमिनी डायरेक्टर आ रहा है, ठीक है भाई। अगर नॉमिनेटेड डायरेक्टर को देखें बच्चों, तो इन एडिशन टू द इलेक्टेड और डीम्ड टू हैव बीन इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर, कंपनी में हैव डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय द कंपनीज क्रेडिटर, सही है। तो इसका मतलब डायरेक्टर के कॉलम में मैं एक और डायरेक्टर का टाइप पेश कर रहे हैं, उसका नाम है नॉमिनी डायरेक्टर, और वो कह रहे हैं इन एडिशन टू द डायरेक्टर्स, इन एडिशन टू द इलेक्टेड और डीम्ड टू हैव बीन इलेक्टेड। इलेक्टेड का मतलब सेक्शन 159, डीम्ड टू हैव बीन इलेक्टेड का मतलब कि वो डायरेक्टर अगर फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में चाइना इन्वेस्टमेंट करता है और चाइना कहता है कि ठीक है जी मैं आपके कंपनी के 10% शेयर्स इन्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है जी, और टर्म्स एंड कंडीशन पूरी डिसाइड हो रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन वो कह रहा है 10% में इन्वेस्ट तो कर रही हूँ लेकिन मेरे 2 डायरेक्टर आपके कंपनी में बैठेंगे, सही है, मेरे 2 डायरेक्टर आपकी कंपनी में बैठेंगे, सही है। मैं 10% इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ लेकिन एग्रीमेंट का एक पार्ट ये कि 2 डायरेक्टर तो मेरे मौजूद होंगे, सही है। ये जो अरेंजमेंट है आपका, ये डीम टू हैव बीन इलेक्टेड है, सही है। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी के टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के रिक्वायरमेंट 7 है तो 7 में से 2 सीटें तो आपने इनको दे दी है, सही है। अब आप इलेक्शन 5 की सीटों पे करवा लेंगे, डन हो गया भाई यहाँ पे। अच्छा, तो ये जो आपके पास डायरेक्टर है सेक्शन 164 वाला, ये क्रेडिटर्स वाला डायरेक्टर है, और जो सेक्शन 165 है उससे मुझे एक और चीज पता चलती है, इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शन, टर्म, कैजुअल वैकेंसी, रिटायरमेंट, रिमूवल, ये अप्लाई नहीं होंगे किन डायरेक्टर्स के ऊपर, दैट आर डीम्ड टू बी इलेक्टेड बेस्ड ऑन द स्पेशल इंटरेस्ट सच एज इन्वेस्टमेंट, सही है। यहाँ पे क्रेडिटर्स की बात नहीं कर रहा है, क्रेडिटर्स सेक्शन 164 वाले की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि जी इलेक्शन का सेक्शन, फ्रेश इलेक्शन का सेक्शन, कैजुअल वैकेंसी का सेक्शन, रिटायरमेंट का सेक्शन, रिमूवल का सेक्शन, ये किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ये डीम टू हैव बीन इलेक्टेड डायरेक्टर के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, सही। डीम टू हैव बीन इलेक्टेड डायरेक्टर कौन है, जो स्पेशल इंटरेस्ट के थ्रू आए सच एज इन्वेस्टमेंट, सही। जो मैंने आपको चाइना वाली एग्जांपल दी, ये आपके पास चाइना वाली एग्जांपल है, सही है। ये आपके पास नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान वाली एग्जांपल है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हैस्कॉल को लोन दिया हुआ, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपना एक डायरेक्टर वहां पे बिठाया हुआ है, ठीक है। ये नेशनल बैंक, ये जो आपके पास डायरेक्टर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बिठाया हुआ है, ये क्रेडिटर्स के नाम से बिठाया हुआ है, ये इसके ऊपर भी टेक्निकली स्पीकिंग ये सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे। ये क्रेडिटर वाला जो है, जब ये जो टर्म्स है, 3 साल का लोन है 3 साल तक डायरेक्टर बैठा रहेगा, 6 साल का लोन है 6 साल तक डायरेक्टर बैठा रहेगा, ये डिटरमाइन करेगा आपका क्रेडिटर, सही है। वो जब चाहे जितना चाहे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द क्रेडिटर्स, ये आपके पास रहेगा। उसके बाद आपके पास एक और किस्म का डायरेक्टर आ जाता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सही। सेक्शन 166 आपको कहता है मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड द मेंटेनेंस ऑफ द डेटा बैंक ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सही है। और यहाँ पे आपके पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के सेक्शन अप्लाई हो जाता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किन कंपनीज के ऊपर अप्लाई होगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अगर अप्लाई होगा तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो कैसे, कंपनी कहाँ ढूंढेगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, भाई मैं जानने वालों को अपनी कंपनी का डायरेक्टर बना सकता हूँ, बट चूंकि मेरे वो जानने वाले तो वो इंडिपेंडेंट तो नहीं होंगे, तो मैं कैसे किसी को उठा के ले आऊँ। तो यहाँ पे पूरा एक PICG का प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ पे कैंडिडेट जो है वो अपनी सीवीज अपलोड करेंगे, अपनी ट्रेनिंग्स अपलोड करेंगे, एक डेटाबेस होगा, कंपनी उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकेगी, उस एक्सेस को करके वो देखेगी कि यार ये 4-5 लोग मुझे मुनासिब लग रहे हैं, इनके पास एक्सपीरियंस भी है, एक्सपर्टीज भी है, फिर वो कंपनी उनसे कांटेक्ट करेगी, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए कांटेस्ट करेगा, इलेक्ट हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा भाई यहाँ पे। इसी तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्सेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर टू बी फिल्ड बाय द कंपनी, सही है। मैंने इलेक्शन के लिए मैंने पार्टिसिपेट किया था। अब चूंकि मैं इलेक्ट हो चुका हूं तो मुझे कॉन्सेंट भी फाइल करनी होगी कंपनी को, और कंपनी ने क्या करना होगा, देखिए अब कंपनी का सेक्शन अप्लाई हो रहा है, कंपनी ने क्या करना होगा, कंपनी ने रजिस्ट्रार के पास जाना होगा विद इन 15 डेज रजिस्ट्रार को जो है वो कॉन्सेंट जमा करानी होगी, डन हो गया भाई। अच्छा, वैलिडिटी ऑफ एक्ट ऑफ द डायरेक्टर, सेक्शन 168 बड़ा जबरदस्त है। अगर कोई डायरेक्टर्स का एक्ट है जो है, अगर एक बोर्ड के इलेक्शन के बाद डायरेक्टर्स ने कुछ डिसीजन लिए, लोन वगैरह ऑब्टेन करा, फॉर एग्जांपल शेयर्स वगैरह इशू करे, रीपेमेंट्स वगैरह करी, कुछ चीज़ें लीज वगैरह पे ली, सारे डिसीजन वगैरह लिए,
आर्टिकल के तहत, कंपनी के तहत, मेमोरेंडम के तहत, और बाद में पता चला कि कोर्ट ने बाद में कहा कि इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर तो इनवैलिड है, या बाद में पता चला ये तो बंदा ही अनसाउंड माइंड है, या बाद में पता चला ये तो बंदा ही बैंकक्रप्ट है, ये तो डिस्क्वालीफाई था, ये तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता था। अब क्या करें? तो यहाँ पर लॉ कहता है कि ठीक है, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, लेकिन जो एक्ट हो चुके हैं उसको आप नल एंड वॉइड नहीं कर सकते। सही है, एक्ट ऑफ द डायरेक्टर्स वैलिड रहेंगे, नॉट डिफेक्ट डिस्कवर्ड और बिकम डिस्क्वालीफाइड। अच्छा जी, अगली चीज आते हैं सेक्शन 170 विच इज रिस्ट्रिक्शन ऑन द डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। ये सेक्शन भी अगेन डायरेक्टर्स के ऊपर अप्लाई होता है कि जो भी रेम्यूनरेशन फॉर द एक्स्ट्रा सर्विस सच एज चेयरमैन, अगर मैं एक डायरेक्टर हूँ, मैं चेयरमैन का रोल भी निभा रहा हूँ, तो मेरा जो रेम्यूनरेशन होगा वो बोर्ड डिटरमाइन करेगा। यहाँ पे समझिएगा, ये बोर्ड डिटरमाइन करेगा या कंपनी करेगी जनरल मीटिंग में ही, या तो बोर्ड डिटरमाइन करेगा या कंपनी करेगी जनरल मीटिंग में। सही है। अच्छा, और जो डायरेक्टर्स मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं, क्वार्टरली एक मीटिंग अटेंड कर ली, क्वार्टरली 2 मीटिंग अटेंड कर ली, तो उसका भी एक स्केल होगा जो कि अप्रूव करेगी कंपनी या बोर्ड। तो एक स्केल प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो कि बोर्ड या कंपनी जो है वो अप्रूव करेगी। सही है। तो बोर्ड वो स्केल नॉर्मली कंपनी से, शेयर होल्डर से अप्रूव करवा देता है कि भाई आप बताइए ये स्केल मुनासिब है, शेयर होल्डर अप्रूव कर देता है, उसके बेसिस पर उसको प्रोवाइड कर दी जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है बच्चों, अब तक जो हमने पढ़ा, अब तक लॉ जो हमने पढ़ा, तो लॉ ने कहा कि भाई टेन्योर इतना होना चाहिए, अगर आपने रिमूव करना है तो मेंबर्स रिमूव करेंगे, अगर आपने ये करना है तो एक चीज़ यहाँ पे लॉ की अपनी रेलिवेंस है ना थोड़ी सी कम हो गई थी। ये जो सेक्शन 171 है वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर, यहाँ पे लॉ डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है। लॉ कह रहा है कंपनी आपकी, शेयर होल्डर आपके, डायरेक्टर्स आपके, ठीक है, अगर आपने डायरेक्टर्स को रिमूव नहीं करना आप ना करें, मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन उसने कहा सेक्शन 161 के तहत लॉ के पास ये पावर है, लॉ के पास ये पावर है कि विद द पावर ऑफ दैट लॉ ये डायरेक्टर रिमूव हो जाएगा। सही है। इनएलिजिबल, अगर तो वो डायरेक्टर इनएलिजिबल है सेक्शन 153 के तहत, बाद में जाके बैंक करप्ट हो गया, बाद में जाके कोई मॉरल टर्पिट्यूड का मसला हो गया, तो इनएलिजिबल है, सेक्शन 153 अप्लाई हो जाएगा। सही है। एब्सेंट हिमसेल्फ फॉर 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग ऑफ बोर्ड विदाउट सीकिंग द लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर वो डायरेक्टर, अगर अब ये सेक्शन डायरेक्टर्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, अगर वो डायरेक्टर 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग से एब्सेंट है, सही, 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग से एब्सेंट है, तो यहाँ पे लॉ कहता है कि भले मेंबर्स उसको रिमूव ना करें, सही, भले मेंबर्स रिमूव ना करें, यहाँ पे ये इमीडिएटली इप्सो फैक्टो सीज टू होल्ड ऑफिस हो चुका है। इसी तरीके से आगे जाके हम देखते हैं कि अगर उसने सेक्शन 182 की खिलाफ वर्जी के तहत अगर कोई लोन ऑब्टेन कर लिया है, सही है, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। या उसने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर लिया, मतलब वो डायरेक्टर भी कंपनी का बन गया, और कंपनी का डायरेक्टर बनने के बाद उसने कहा मैं कंपनी का सीएफओ भी बन जाता हूँ, लेट से उसने कहा मैं सेल्स मार्केटिंग की भी पोस्ट ले लेता हूँ, सही है, मैं हेड ऑफ मार्केटिंग बन जाता हूँ, वो डिफरेंट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है। या फिर डायरेक्टर जो है वो ये कहता है कि जी ठीक है जी मैं हूँ, और ये फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ जो है, ये ट्रांजेक्शन जो करनी है, जो बिजनेस करना है, इसमें आप मेरे भाई के साथ ये बिजनेस कर लें, मेरी बहन के साथ ये बिजनेस कर लें, मेरे वालिद साहब के साथ ये बिजनेस कर लें, ये सर्विस ये प्रोवाइड कर देंगे ये, तो अगर वो या उसके रिलेटिव कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उस कंपनी में होल्ड कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो इमीडिएट बेसिस पे वो इप्सो फैक्टो सीज टू होल्ड ऑफिस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला सेक्शन, जो डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं क्या वो अपनी पोस्ट किसी और को दे सकते हैं? क्या वो, मैं डायरेक्टर बन गया, मैं आप कहता हूँ कि यार सही है मैं डायरेक्टर हूँ, यार मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, मेरे भाई तू एक काम कर, तू डायरेक्टर बन जा, सही है, क्या ऐसा हो सकता है? इसको पर लॉ ने सख्ती से मना करा है। सही है। शैल नॉट असाइन ऑफिस, आप अपनी ऑफिस किसी और को असाइन नहीं कर सकते विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द अपॉइंटमेंट बाय अ डायरेक्टर ऑफ एन अल्टरनेट और सब्सटीट्यूट डायरेक्टर ड्यूरिंग हिज एब्सेंस फॉर नॉट लेस देन 90 days शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन असाइनमेंट ऑफ ऑफिस। सही, शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन असाइनमेंट ऑफ ऑफिस। तो समझने की कोशिश करिएगा कि वो कहता है कि जी असाइनमेंट ऑफिस तो अलाउ ही नहीं है, अलाउ ही नहीं है, प्रोहिबिट किया है लॉ ने, आपको आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप 90 दिन से ज़्यादा तक के टाइम के लिए पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, और अगर आप बोर्ड की अप्रूवल से एक शख्स को मुंतखब कर लेते हैं कि 110-120 दिन के लिए पाकिस्तान में मौजूद नहीं, इस टाइम पे जो बोर्ड मीटिंग्स वगैरह होंगी, तो ये शख्स देखेगा ये असाइनमेंट ऑफ ऑफिस नहीं और ये अलाउ है अगर बोर्ड उसको अप्रूव कर दे तो। बच्चों मेरी बात सुन, अब इतने सारे सेक्शन हमने पढ़े, और जब सेक्शंस पढ़े तो हमारे पास कंपनी के ऊपर अब यहाँ प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड आ रहा है प्यारे बच्चों। सही है। बोर्ड, इसका मतलब वो जो इंडिविजुअल शख्स थे वो अब एक कमरे में बैठ चुके हैं, और वो कमरे में जब बैठ चुके हैं तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहला रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहला रहे हैं। सही, डायरेक्टर्स का एक बोर्ड बना हुआ है पूरा, और यहाँ पे जब उनकी प्रोसीडिंग्स हो रही होंगी तो यहाँ पे सेक्शन 176 आपके ऊपर अप्लाई हो जाता है। वो आपसे कहता है लिस्टेड कंपनी केस में कोरम आपका क्या होगा, 1/3 और 4th विच एवर इज ग्रेटर। अदर देन लिस्टेड कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप डिसाइड कर लें, आपका इंटरनल मैटर है। लेकिन लिस्टेड कंपनी चूंकि इतने सारे शेयर होल्डर, इतना पैसा इन्वॉल्व होता है, लिस्टेड कंपनी में कोरम आपका 1/3 और 4th विच एवर इज ग्रेटर होने का। अदर देन लिस्टेड कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप डिसाइड कर लें, और जो पब्लिक कंपनी होगी वो एटलीस्ट
एटलीस्ट क्वार्टर में एक बार मिलेगी, सही है, हर क्वार्टर में एटलीस्ट एक बार मिलेगी। तो भी नॉर्मली कंपनी में डायरेक्टर्स की 4 मीटिंग्स हमारे पास देखने को मिलती हैं। भाई अब जब प्रोसीडिंग्स होंगी, बोर्ड की प्रोसीडिंग्स होंगी, तो उसका मतलब है रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होगा, रिकॉर्ड ऑफ द रेजोल्यूशंस एंड मीटिंग्स ऑफ बोर्ड। रेजोल्यूशंस, अब बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर रहा है, मीटिंग्स में डिस्कशन हो रही है, मिनट्स बन रहे हैं, मिनट्स के बाद ये कहा जा रहा है रिजॉल्व दैट कि जी ठीक है हम नेशनल बैंक से 100 मिलियन का लोन ऑब्टेन कर लेते हैं 15% पे। एवरी कंपनी, अब यहाँ पे जो जिम्मेदारी है वो डायरेक्टर की जिम्मेदारी नहीं, यहाँ पे जो जिम्मेदारी है वो कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी आयद की गई है कि एवरी कंपनी शैल रिकॉर्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस इन फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड प्रिजर्व फॉर 10 years फॉर फिजिकल एंड परमानेंटली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सही है। रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड पास्ड बाय सर्कुलेशन, इसका भी रिकॉर्ड आपने मेंटेन करना पड़ेगा। मिनट्स ऑफ ऑल द प्रोसीडिंग, इसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। किस फॉर्म में? फिजिकल फॉर्म में, ऑनलाइन फॉर्म में। ऑनलाइन फॉर्म में हमेशा के लिए, फिजिकल फॉर्म में 10 साल के लिए। और अगर जो मिनट्स होंगे, जो मिनट्स प्रोसीडिंग होंगे, तो मिनट्स जो है वो तो टाइप किए जाते हैं ना, वो तो नोट हो रहे होते हैं। नोट होने के बाद अगर उसको चेयरमैन ऑथेंटिकेट कर दे तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ मिनट्स में लिखा हुआ है ये वाकई में हुआ था। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अगली चीज आते हैं हम सेक्शन 179 के ऊपर। और सेक्शन 179 आपसे कहता है पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय द डायरेक्टर थ्रू सर्कुलेशन। सही है। यहाँ पे वो कहता है कि जी बोर्ड के लिए उसने एक ये रखा हुआ है कि जी फॉर एग्जाम्पल बोर्ड एक बहुत ही अर्जेंट मैटर आ चुका है, सही है, और बोर्ड मीटिंग हो चुकी, तो उसके 2-3 दिन बाद एक अर्जेंट मैटर आ चुका है, वापस से बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। तो क्या resolution approved by the majority of the directors shall be valid if it is circulated together with the necessary papers. Resolution shall be noted at the subsequent meeting of the board. सही है। तो आप ये कर सकते हैं कि जो रेजोल्यूशन जो पास करवाना है आपने वो लिख देंगे कि रिजॉल्व दैट हम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से फॉर एग्जांपल 13.5% पे लोन ऑब्टेन करने जा रहे हो। पीछे आपने उसकी पूरी वर्किंग कर दी कि नेशनल बैंक का ये करस्पॉन्डेंस लेटर है, एमसीबी से ये करस्पॉन्डेंस लेटर है, इससे ये करस्पॉन्डेंस लेटर है, इससे ये करस्पॉन्डेंस लेटर है, ये सारे करस्पॉन्डेंस लेटर आपने सामने रख लिए, वर्किंग्स पूरी आपने प्रोवाइड कर दी। उसके वर्किंग बेसिस पे कोई भी बंदा एक डिसीजन ले सकता है कि हाँ यार नेशनल बैंक सबसे कम रेट ऑफर कर रहा है, नेशनल बैंक से पास्ट एक्सपीरियंस भी हमारा है, लिमिट भी हमारी पूरी कर रही है, कोई ब्रीच भी नहीं हो रहा, इन सब के बेसिस पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से। तो अगर मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर उस पर दस्तखत कर देते हैं रेजोल्यूशन पे कि हाँ जी अप्रूव, मैं इस रेजोल्यूशन को अप्रूव करता हूँ, सही साइन कर देता है वो, तो इसका मतलब है वो रेजोल्यूशन पास हो गया। अगली जो बोर्ड मिनट्स होगी उसमें बस आप उसको डिस्कस कर लीजिएगा। अगली चीज सेक्शन 180 लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बात की गई है प्यारे बच्चों कि अगर आप देखें वही जो मैंने आपको क्लास का स्टार्ट में कहा था, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है कि मेंबर्स ने डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया है और डायरेक्टर्स ने मेंबर्स के लिए, कंपनी के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए काम करना है। सही है। अगर वो डायरेक्टर फॉर एग्जांपल काम करता है और उन सारी चीज़ों के ऊपर काम करता है तो वो एट द एंड मतलब वो रिस्पॉन्सिबल है, उसकी लायबिलिटी है, बिकॉज मेंबर्स का पैसा पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें डायरेक्टर्स की लायबिलिटी को इंडेमनीफाई किया जा रहा है, सही, और लायबिलिटी भी कौन सी कि अगर आपसे गलती भी हो गई हम आपको, कंपनी आपको इंडेमनीफाई करेगी। अगर आपसे कोई ब्रीच भी हो गया कंपनी आपको इंडेमनीफाई करेगी, सही है। अगर आपसे कोई लापरवाही भी हो गई कंपनी आपको इंडेमनीफाई करेगी। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है इट विल बी कंसीडर्ड एज वाइड एग्रीमेंट। सही है। इंडेमनीफाइंग डायरेक्टर फॉर द लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स नेग्लिजेंस, डिफॉल्ट, ब्रीच ऑफ ड्यूटी एंड ट्रस्ट शैल बी वॉइड। प्यारे बच्चों, सही है। इसकी एक्सेप्शन क्या है? इसकी पहली एक्सेप्शन है इंश्योरेंस। सही है। इसकी ये मतलब है कि जी अगर, और उसकी दूसरी जो हमारे पास एक्सेप्शन है वो है क्वालिफाइंग थर्ड पार्टी इंडेमनिटी प्रोविजन। तो नॉर्मली अगर डायरेक्टर को इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा होता है, नॉर्मली डायरेक्टर को अगर इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा होता है, लेट से मेडिकल का, रेंट का, हेल्थ का, इस तरह की अगर कोई इंश्योरेंस उसको प्रोवाइड की गई है तो इसका मतलब है ये इसके ज़िम्मे में नहीं आता, ये इसके ज़िम्मे में नहीं आता। और सेकंड इज क्वालिफाइंग थर्ड पार्टी इंडेमनिटी प्रोविजन। कोई थर्ड पार्टी आपके ऊपर केस ना कर दे, कोई थर्ड पार्टी आपके ऊपर कोई चीज़ ना कर दे, तो इस चीज़ से बचने के लिए इसकी सिंपल सी एग्जांपल आप इस तरीके से ले लें। पाकिस्तान में बहुत सा कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं, नई हुकूमत आती है और वो कहती है जी पुराने कॉन्ट्रैक्ट है ये तो सारे गलत है। उस कॉन्ट्रैक्ट पर कोई सिग्नेचर कंपनी तो नहीं करती है, सिग्नेचर तो डायरेक्टर ने करा होगा। अब डायरेक्टर ने सिग्नेचर किया हुआ है, सही है, कल को वो कंपनी डायरेक्टर के ऊपर केस करती है तो थर्ड पार्टी को बचाने के, मतलब थर्ड पार्टी के अगेंस्ट उसको कवर करने के लिए अगर कंपनी ने डायरेक्टर को एक इंश्योरेंस कवरेज दी हुई है, चीज़ें दी हुई है, तो ये मसले वाली बात नहीं है। फिर वो कहता है, एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा, इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का तो कंपनी में कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है ना, कंपनी में कोई इंटरेस्ट होता नहीं। तो ये किन चीज़ों के लिए लायबल है? ये उन्हीं चीज़ों के लिए लायबल हैं, उन्हीं एग्रीमेंट्स के लिए लायबल हैं, उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लायबल हैं, उन्हीं डिसीजन के लिए लायबल हैं जो कि इनकी मौजूदगी में बोर्ड में प्रेजेंट हुआ था, जो उनकी मौजूदगी में बोर्ड में प्रेजेंट हुआ था और उन्होंने उनके ऊपर कंसल्टेंट हुई थी और कंसल्ट के बाद उन्होंने एग्री करा था उसके ऊपर और उनके पार्ट पे ये गलती थी, उन्होंने डिलीजेंटली काम नहीं करा था। अगर ऐसी चीज है तो इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लायबल होंगे सिर्फ इन एरियाज के ऊपर। सही है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शैल बी हेल्ड लायबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्ट by listed or public sector company which occurred with its knowledge
attributed through board process and with his consent where he had not acted diligently। प्यारे बच्चों सही है। उसके बाद ये सेक्शन में देखें डायरेक्टर्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। 182 सेक्शन लोन्स टू डायरेक्टर रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबर अप्रूवल। ये जो सेक्शन हमारे पास पहली चीज़ अप्लाई हो रही है, पहली चीज़ हमारे ऊपर अप्लाई हो रही है मेंबर्स के ऊपर, अनलेस अप्रूव बाय द मेंबर्स। सही है, आप डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकते हैं अनलेस अप्रूव बाय द मेंबर्स। इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी अप्रूवल ऑफ कमीशन शैल ऑल्सो भी रिक्वायर्ड। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों कि अगर आप क्या कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन दे सकती है। कंपनी का पैसा जो है वो टेक्निकली स्पीकिंग मेंबर्स का पैसा है, सही है। डायरेक्टर उन पैसों की हिफाजत करने के लिए आया, वो पैसा कंपनी जो है वो डायरेक्टर को अगर दे दे तो नहीं दे सकती, आपने जो है वो अप्रूवल लेनी पड़ेगी, मेंबर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो कमीशन से भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। फिर वो कहता है कंपनी के ऊपर कहता है, अब ये सेक्शन कंपनी के ऊपर अप्लाई हो रहा है, कंपनी शैल नॉट मेक लोन गारंटी और सिक्योरिटी टू द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और इट्स होल्डिंग और ऑफ इट्स रिलेटिव स्पाउस एंड माइनर चिल्ड्रन। सही है, और ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा अगर ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। तो सेक्शन 182 को इस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ हमने पढ़नी है कि सेक्शन अप्लाई होता है कंपनी के ऊपर, और वो कहते हैं कंपनी जो है वो लोन सिक्योरिटी गारंटी नहीं दे सकती अपने डायरेक्टर्स को या उनके रिलेटिव्स को, अपने डायरेक्टर्स को या उनके रिलेटिव्स को। एक्सेप्शन क्या है, अनलेस मेंबर्स की अप्रूवल होगी। इसको इस तरीके से समझेंगे, मेंबर्स के ऊपर भी सेक्शन अप्लाई होता है, सही है। उसकी एक्सेप्शन क्या है, ये सेक्शन अप्लाई ही नहीं होगा। ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा किसके ऊपर, कि अगर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान उसका बिजनेस है दुनिया को लोन देना, तो मैंने अपने डायरेक्टर को लोन क्यों नहीं दे सकती भाई, अपने डायरेक्टर को लोन क्यों नहीं दे सकती, सही है। उसको बैंकिंग ऑर्डिनेंस से भी कवर ना करने की कोशिश करिएगा। मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि अगर एक नेशनल बैंक है जब वो सबको लोन दे सकती है तो अपने डायरेक्टर्स को लोन क्यों नहीं दे सकती। तो अगर डायरेक्टर्स जो है वो नेशनल बैंक की ब्रांच में जाता है और लोन लेने जाता है तो इसका मतलब है ये जो सेक्शन है ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से इसकी कोई खिलाफ वर्जी फिलहाल नहीं है। बैंकिंग ऑर्डिनेंस में जाके देखना पड़ेगा क्या मसला हो सकता है, कंपनीज एक्ट में इसकी फिलहाल कोई खिलाफ वर्जी नहीं है। तो अगर लोन देना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है कंपनी का, बैंक का, तो इस केस के ऊपर वो बिल्कुल दे सकती है। तो इसका मतलब है उसके लिए मेंबर्स के पास उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत सी जो कंपनीज है नेशनल बैंक अपने डायरेक्टर्स वगैरह को लोन देती है, सारी चीज़ों को लोन देती है, मेंबर्स के पास नॉर्मली नहीं जा रही होती। अच्छा, अब जो है वो पावर्स ऑफ बोर्ड की बात है। जब बोर्ड बन गया, कोरम भी पूरा हो चुका है, सही है, तो पावर्स ऑफ बोर्ड बच्चों ये वो काम है जो कि होंगे थ्रू बोर्ड रेजोल्यूशन। सही है, क्या मतलब कि ये बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास कर लिया, कंपनी ये काम कर सकती है, शेयर्स इशू कर सकती है, डिबेंचर इशू कर सकती है, लोन दे सकती है, बोरो कर सकती है, पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, फाइनेंशियल्स को अप्रूव कर सकती है, बोनस दे सकती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिक्लेयर कर सकती है, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, फाइनल डिविडेंड नहीं, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, कंपनी को एक्वायर कर सकती है। ये सारे के सारे वो काम है जो कि बोर्ड कर सकती है। बोर्ड ने काम किया तो मेंबर्स और कंपनी के ऊपर लायबल होगा। सही है, ये वो काम है जो कि सिर्फ और सिर्फ जनरल मीटिंग के थ्रू ही हो सकता है। अगर कोई असासा आपने बेचना है, कोई लीज पे आपने एसेट बेचना है, कोई एसेट को डिस्पोज ऑफ करना है, कोई अंडरटेकिंग आपने डिस्पोज ऑफ करनी है, सब्सिडी को बेचना है, सेक्शन 182 के तहत जो लोन की अप्रूवल ली थी उसमें अगर कोई रिलीफ देना है, इन सारे कामों के लिए आपको मेंबर्स के पास जाना पड़ेगा। मेंबर्स ने कहा ये वो काम है जो कि आप नहीं कर सकते, ये वो काम है जिसको पूछने के लिए आपने मेरे पास ही आना पड़ेगा बच्चों। सही है। अच्छा, सेक्शन 184 आप पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन और पॉलिटिकल यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। सेक्शन 195 आप मीटिंग में गिफ्ट भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इसकी लॉजिक मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करी थी। इसकी लॉजिक नॉर्मली ये नहीं है कि मेंबर्स जो हैं वो उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए और वो बैठ के हमदर्दी आपको उसकी लेनी हो, ये बिल्कुल भी लॉजिक नहीं है इसकी। मतलब कॉमन सेंस वाली बात है कि मैं 15,000 रुपये का गिफ्ट देके मैं ये रेजोल्यूशन पास करवा लूँगा कि हम डायरेक्टर को मतलब 500 मिलियन का लोन देने जा रहे हैं। मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, तो ये चीज़ नहीं है। इसके ऊपर लॉजिक ये है कि होता ही है कि आगे आप जाके आपने जब डिविडेंड के सेक्शन पढ़े होंगे तो डिविडेंड के सेक्शन में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल लॉसेस हैं तो आप डिविडेंड नहीं दे सकते। कुछ क्राइटेरिया जब आप डिविडेंड दे सकते हो, अदरवाइज आप डिविडेंड नहीं दे सकते। लॉ ने वो सेक्शन क्यों रखा है, इसलिए रखा हुआ है ताकि वो क्रेडिटर्स को सेव करे। सही है, आपकी कंपनी के पास आपने पैसा कमाई नहीं है तो आप मेंबर्स को किस मुंह से पैसे दे रहे हैं, मेंबर्स को पैसे नहीं देने चाहिए आपको। अगर आप मेंबर्स को पैसा दे देंगे और सारा पैसा अगर आप डिविडेंड के थ्रू मेंबर्स को दे दिया तो इसका मतलब है आपने टेक्निकली स्पीकिंग अपने एसेट मेंबर्स को दिए। सही, आपने कमाया जो है वो नहीं दिया, कमाया तो आपने है नहीं, तो टेक्निकली स्पीकिंग आपका पैसा कहाँ से आया, तो एसेट बेच के आप जब आप एसेट बेच के पैसा मेंबर्स को दे रहे हैं तो कल को क्रेडिटर को कैसे पैसा देंगे, क्रेडिटर को तो पैसा देने के लिए आपके पास कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे उसने लॉ ने रिस्ट्रिक्शन रखी हुई डिविडेंड के ऊपर। तो होता क्या था कि अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ठीक है मेरे पास प्रॉफिट नहीं, मैं डिविडेंड नहीं दे सकता, ठीक है मैं आईफोन दे दूंगा। सही है, फॉर एग्जाम्पल क्या कहता है मैं एक बहुत बड़ा इनाम दे दूंगा। तो इस तरह जो मैंने एक बहुत बड़ी कार डिस्ट्रीब्यूट कर दी। सही है, अगर इस तरह की कोई चीज़ हो रही है फॉर एग्जाम्पल तो इसका मतलब है कि यार आपने मतलब लॉ के साथ खेलना चाह रहे हो। तो यहाँ पे एक और सेक्शन आ गया कि आप गिफ्ट भी शेयर होल्डर्स को नहीं दे सकते प्यारे बच्चों। उसके बाद सेक्शन 186 से हमारे पास अब हमारे पास चीफ एग्जीक्यूटिव सेक्शन हो गए। पहला जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा प्यारे बच्चों उसको डिटरमाइन करेगा सब्सक्राइबर। तो इसको अगर आप देखें ये सेकंड कॉलम में आ रहा है प्यारे बच्चों। फर्स्ट जो आपके पास चीफ एग्जीक्यूटिव होगा उसको डिटरमाइन करेगा सब्सक्राइबर टिल
और इसकी कब तक ऑफिस होल्ड करेगा, टिल द फर्स्ट AGM, सही है। सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव कौन अपॉइंट करेगा, सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव वो अपॉइंट करेगा इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर के 14 दिन के अंदर बोर्ड बैठेगा, और बोर्ड बैठेगा तो चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करेगा, और जो बोर्ड अपॉइंट करेगा चीफ एग्जीक्यूटिव वो अगले 3 साल तक चीफ एग्जीक्यूटिव रहेगा। प्यारे बच्चों से चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो डायरेक्टर्स में से ही होता है, या डीम टू बी डायरेक्टर होता है, वो डायरेक्टर्स में से, जब वो डायरेक्टर्स में से ही होता है तो वो चूंकि डायरेक्टर तो ऐसा इलेक्ट हो चुका है, लेकिन अब 7-8 लोग हैं, उसमें से चीफ एग्जीक्यूटिव कौन बनेगा, तो ये जो प्रोसेस होगा ये बोर्ड डिटरमाइन करेगी, सही है। बोर्ड डिसाइड करेगी, ये कंपनी के लिए डिसाइड, ये मेंबर्स के लिए नहीं है कि मेंबर्स को इतना पता हो चीफ एग्जीक्यूटिव क्या है और CFO क्या है और ये क्या है, तो इसके लिए बोर्ड बैठेगा, बोर्ड जो है 14 दिन के अंदर डिसाइड करेगा फला शख्स जो है हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव है, और चीफ एग्जीक्यूटिव कंपनी का डायरेक्टर ही, और डायरेक्टर में से इलेक्ट नहीं है, जितने भी डायरेक्टर सेक्शन है वो चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर अप्लाई होंगे, सही है। टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव क्या है भाई, तो कंपनी जो है वो जनरल मीटिंग में इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल चीफ एग्जीक्यूटिव के टर्म्स एंड कंडीशन डिटरमाइन कर सकती है, या जो है बोर्ड डिसाइड कर सकती है इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल, तो या तो बोर्ड डिसाइड करेगी या कंपनी डिसाइड करेगी, दोनों इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे। बच्चों अगली चीज़ हमारे पास है सेक्शन 189 रिस्ट्रिक्शन ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। ये सेक्शन मेंबर मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाले कॉलम में अप्लाई हो रहा है। जो शख्स इनएलिजिबल है डायरेक्टर बनने के लिए वो कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं बन सकता, सही है। जो शख्स सेक्शन 171 और 172 की खिलाफ वर्जी करी है उसने, वो भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। 171 मतलब वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय अ डायरेक्टर, सही है, और चीफ एग्जीक्यूटिव भी डायरेक्टर है, तो इसका मतलब है जो सेक्शन 171 में लिखा हुआ है वो सिर्फ डायरेक्टर के लिए नहीं लिखा हुआ, वो चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए लिखा हुआ है। जो सेक्शन 153 मिनिमम इनएलिजिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर का जो वर्ड लिखा हुआ है, इनएलिजिबिलिटी डायरेक्टर का वर्ड लिखा हुआ है, वो सिर्फ डायरेक्टर के लिए नहीं लिखा हुआ, वो चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए भी लिखा हुआ है बच्चों। उसके बाद भाई इसकी टर्म्स भी हो गई, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी हो गई। अगली चीज क्या, इसको रिमूव किया जा सकता है, हाँ कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन से रिमूव कर सकती है, और जो बोर्ड है बाय नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, सही है। बोर्ड जो है बाय नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव कर सकता है, और जो कंपनी है वो स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू रिमूव कर सकती है। तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर भी सेक्शन अप्लाई होता है, बोर्ड के ऊपर भी सेक्शन अप्लाई होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव सेक्शन 191 भी अप्लाई होता है, जो कि आपसे कहता है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, जो कि पूरे दिन के मामला देख रहा होता है, सुबह 9 से 6 बजे तक बैठा हुआ होता है, वो जो है जो पब्लिक कंपनी का CEO होगा, उसके स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन शैल नॉट इंगेज इन एनी बिजनेस जो कि सेम नेचर का भी हो और डायरेक्टली एंड लिखा हुआ है, सही है, एंड डायरेक्टली कॉम्पीट भी कर रहा हो। तो इसका मतलब ये है कि ना उसकी बीवी ना उसके बच्चे किसी ऐसे बिजनेस में इंगेज हो सकते हैं जो कि पब्लिक कंपनी के बिजनेस के साथ से नेचर से मिलता जुलता है एंड उससे कॉम्पीट भी कर रहा है, सही, डायरेक्टली कॉम्पीट भी कर रहा है, तो ये चीज़ अलाउ नहीं है। फॉर एग्जांपल IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है, और IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस हमने एक शख्स को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रखा हुआ है। वो जो शख्स है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो जाके उसका अपना एक उसका भी स्कूल है या उसकी बीवी का भी एक स्कूल है, लेकिन क्या वो स्कूल, अच्छा तो नेचर क्या है, स्कूल है, लेकिन क्या वो डायरेक्टली कॉम्पीट करती है, नहीं, वो मैट्रिक का स्कूल है, मेरा CA का स्कूल है, तो इसका मतलब डायरेक्टली कॉम्पीट नहीं कर रहे, तो ये अलाउ है। अगर वो चीज़ डायरेक्टली कॉम्पीट कर रहे तो फिर मना है, सही है। अगली चीज़ हमारे पास आ जाती है लिस्टेड कंपनी के ऊपर, चेयरमैन इन लिस्टेड कंपनी सेक्शन लिस्टेड कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये कहा जाता है कि बोर्ड ऑफ अ लिस्टेड कंपनी शैल विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इलेक्शन डायरेक्टर, जिस तरह 14 दिन के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करना हो, तो 14 दिन के अंदर आपने बोर्ड में से कहना होगा कि ये वो शख्स है जो कि चेयरमैन है हमारा, सही है, from the date of the election director appoints a chairman among the non-executive director, सही है। बोर्ड जो है वो उस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिसको उसने चेयरमैन बनाया है उसके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन करेगा, और जो चेयरमैन होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा ओवरऑल लीडरशिप के लिए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होंगे उसमें एक रिव्यू रिपोर्ट आ रही होगी चेयरमैन साहब की अबाउट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द बोर्ड and the effectiveness of the role played by the board in achieving the company's objectives। इसको समझने की कोशिश करिएगा, ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चेयरमैन लिस्टेड कंपनी में ये अप्लाई किसके ऊपर होगा, लिस्टेड कंपनी के ऊपर अप्लाई होगा, और लिस्टेड कंपनी के ऊपर जब ये अप्लाई हो रहा होगा तो आपके पास जो बोर्ड 14 दिन के अंदर आपने चेयरमैन साहब को इलेक्ट करना है, चेयरमैन साहब की जिम्मेदारी बोर्ड बताएगी, जब बोर्ड जब तक चेयरमैन किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होंगे, ओवरऑल बोर्ड के फंक्शन के लिए, पावर के लिए, इन चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल होंगे, और FS के अंदर चेयरमैन साहब की एक स्टेटमेंट आ रही होगी जो कि बोर्ड के ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में कॉमेंट्री कर रहा होगा। फिर सेक्शन 194 पब्लिक कंपनी होगी तो एक सेक्रेटरी भी होना चाहिए। सेक्शन 195 अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो शेयर रजिस्ट्रार भी होना चाहिए भाई। उसके बाद बार ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ द सोल परचेजर सेल्स एजेंट, सही है। ये सेक्शन 196 जो कि आपसे कहता है कि जी अगर आपकी कंपनी का सोल परचेजर है, सोल एजेंट है, सोल डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट है, तो वो आप तभी कर सकते हैं जब आपकी कमीशन से अप्रूवल हो। मैंने PNG का ऑडिट किया था, तो PNG का एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे पाकिस्तान में जो कि पूरे पाकिस्तान को माल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, सही है, तो वो उसके लिए उन्होंने कमीशन से अप्रूवल ली हुई थी। इसी तरीके से हमारे पास अगली चीज़ है रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर ऑफिसर।
रजिस्टर्ड ऑफिस में एक रजिस्टर होना चाहिए डायरेक्टर का, ऑफिसर का, कंपनी सेक्रेटरी का, सीएफओ का, ऑडिटर का, लीगल एडवाइजर का, जिसके ऊपर पर्टिकुलर्स टू बी फिल्ड बाय सच पर्सन टू कंपनी विद इन 10 डेज। तो ये चीज़ अगर आप देखें तो ये देखें तो भाई एक रजिस्टर मेंटेन होगा कंपनी में, तो कंपनी में जो रजिस्टर मेंटेन होगा तो पर्टिकुलर्स कहाँ से आएंगे? तो जो मेंबर्स हैं, जो रेलिवेंट पर्सन है, वो पर्टिकुलर्स 10 दिन के अंदर जब वो अपॉइंट हुए होंगे तो वो कंपनी को भेजेंगे, और फिर कंपनी क्या करेगी? कंपनी जो है वो 15 दिन के अंदर शेल फाइल विद रजिस्ट्रार सच पर्टिकुलर विद इन पीरियड ऑफ 15 डेज। ये 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार जो कंपनी जो है वो रजिस्ट्रार को वो सारी की सारी पर्टिकुलर्स जो है वो आगे जाके इन्फॉर्म करेगी। अगली चीज़ अगर हम देखें बच्चों, तो हमारे पास सेक्शन 199 है, और सेक्शन 199 बड़ी ज़बरदस्त बात कहता है, और वो आपसे कहता है कि जी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज एंड अंडरटेकिंग। ये समझने की कोशिश करिएगा कि क्या मैं अपनी एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। यहाँ लॉ कहता है कि आपने मेंबर से पूछना पड़ेगा, आपके बाप का पैसा नहीं है, मेंबर्स का पैसा है, तो मेंबर से आपने अप्रूवल लेनी पड़ेगी स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू। सही है। कंपनी शैल नॉट मेक इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड अंडरटेकिंग एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन। एग्रीमेंट जो है वो राइटिंग में होना चाहिए, उसके अंदर सारी चीज़ें डिफाइन होनी चाहिए, और जो आप रेट चार्ज कर रहे हैं, सही है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लोन दिया हुआ है, सही है, तो आपका अपना जो बोरिंग कंपनी का रेट है ना उससे कम नहीं होना चाहिए। सही है। ऐसा नहीं है कि आपको आपकी जो फाइनेंसिंग आपको पड़ रही है वो 15% की पड़ रही है और आपने आगे लोन दिया हुआ है 12% का और आपने अप्रूवल भी ले लिया, ये नहीं कर सकते आप। सही है। तो इस चीज़ के ऊपर आपने ख्याल रखना है, और जो भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उस रजिस्टर्ड ऑफिस में आपने रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट मेंटेन करना है, ताकि जो भी बंदा चाहे उसको इंस्पेक्ट कर सके। डायरेक्टर्स के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होता है, सेक्शन 199, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये सर्टिफाई करना है कि हम जो ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं आफ्टर ड्यू डिलिजेंस करने जा रहे हैं, पैसा नहीं डूबेगा। सही है। हमने ड्यू डिलिजेंस कर लिए, तो डायरेक्टर के ऊपर भी जिम्मेदारी आयद की गई है। मैं आपके सामने एक छोटी छोटी चीज़ डिस्कस कर लूँ। एसोसिएट कंपनी की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन होती है, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, मैं दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर हूँ, तो ये दोनों कंपनी आपस में एसोसिएट कंपनी होगी कॉमन डायरेक्टरशिप की वजह से। सही है। अब ये दोनों कंपनी आपस में एसोसिएटेड कंपनी हो गई बच्चों, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि मैं उस कंपनी का भी डायरेक्टर हूँ, मैं यहाँ पे भी डायरेक्टर हूँ, मैं इस कंपनी से पैसा उस कंपनी में ट्रांसफर कर लेता हूँ। अगर मैं ये हरकत करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे लॉ आपको मना कर देता है कि आप मेंबर से पूछें। सेक्शन 200 स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जितनी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम पे होगी वो कंपनी, जितनी भी इन्वेस्टमेंट जो कि कंपनी करेगी वो कंपनी के नाम पे रिकॉर्ड हो रही होंगी प्यारे बच्चों। इसकी कुछ एक्सेप्शन है। पहली एक्सेप्शन ये है कि अगर आपने सब्सिडी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर आपकी सब्सिडी कंपनी है और उसके शेयर्स आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है और स्टैच्यूटरी लिमिट कंप्लाई करनी है। स्टैच्यूटरी लिमिट मतलब आपकी जो सब्सिडी है लेट से वो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर तो होना ज़रूरी है, और आपने तो कंपनी एज इन्वेस्टमेंट करी, तो आप अपने किसी बंदे को अगर कोई 2-4 शेयर्स उसको एलोकेट कर देते हो ताकि वो आपकी कंपनी का सब्सिडी के डायरेक्टर बन जाए, स्टैच्यूटरी लिमिट कंप्लाई करने के लिए ये अलाउ है, कोई मसला नहीं है। या फिर आपके पास आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो और आपने फला कंपनी में 15% इन्वेस्टमेंट की, और आप कहते हो मैंने 15% इन्वेस्टमेंट करी, मेरे पास तो सेक्शन जो हमने पढ़ा था अभी इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर 162 या 161, तो उसके तहत तो मैं जाके उस अपना एक बंदा इलेक्ट करवा सकता हूँ वहाँ पे। यार मैं तो अपना बंदा इलेक्ट करवा सकता हूँ, तो चूंकि बंदा इलेक्ट करवा सकता हूँ तो उस बंदा इलेक्ट कर, तो मुझे अच्छा डायरेक्टर तो नेचुरल पर्सन होता है, तो मैं तो कंपनी हूँ, तो मैं करूँ क्या? तो मैं अपने सीएफओ को बोलता हूँ भाई मैं तेरे नाम पे कुछ शेयर्स ट्रांसफर कर रहा हूँ, सही है, शेयर्स मेरे हैं, तेरे नाम पे ट्रांसफर कर रहा हूँ, इतने हद तक ताकि उस कंपनी के क्वालिफिकेशन शेयर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, जो कि 500 शेयर, 10 शेयर, 1000 शेयर इस तरीके से होती है हमारे पास। और इस जाके तो इसका मतलब शेयर्स कंपनी के नाम पे लेकिन सीएफओ के नाम पे किए गए, ये अलाउ है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन करना क्या पड़ेगा? आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा ताकि पता चले कि कंपनी के ये शेयर्स हैं और ये इनके नाम पे है। अगली चीज़ प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर। सही है। यहाँ पे ये सेक्शन अगर आप देखें तो ये डायरेक्टर्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर अप्लाई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो पावर आ गया। सही है। ये डायरेक्टर्स को कहा गया कि जी आपने इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन काम करना है, आपने गुड फेथ में काम करना है, आपने ड्यू रीजनेबल केयर अप्लाई करनी है, आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तहत काम करना है, आपने कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट अप्लाई नहीं करना है, आपने अनड्यू गेन और एडवांटेज को इग्नोर करना है, और आपने अपनी ऑफिस को असाइन नहीं करनी है। ये डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ हैं जो कि लॉ आपसे कहता है। सही है। उसके बाद सेक्शन 205 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 204 में जब ड्यूटीज़ आपसे कहता है तो वो कहता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपने नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंपनी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, सही है, कंपनी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ऊपर आप समझने की कोशिश करेगा, आपने आर्टिकल के तहत काम करना है, आपने कंपनी के लिए काम करना है, अनड्यू गेन एडवांटेज नहीं लेना है, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है तो आपने उसको अवॉइड करना है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक ट्रांजैक्शन होने जा रही है, आपका बेटा उसमें इन्वॉल्व और आप कहते हो यार ये तो मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, अगर मैं मना कर दूंगा तो बेटे को नुकसान हो जाएगा, हाँ कर दूंगा तो बेटे को फायदा हो जाएगा, तो इस तरीके से चीज़ें नहीं। बट एक कंपनी जो है, एक कंपनी के पास एक कॉन्ट्रैक्ट आता है, और वो जब कॉन्ट्रैक्ट आता है उस कॉन्ट्रैक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं या कंसर्न है, तो यहाँ पे लॉ आपसे कहता है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। ये आपकी एक तरीके से ड्यूटी है। सही है। आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है
कि डिस्क्लोज एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड थ्रू जनरल नोटिस गिवन टू द बोर्ड नोटिस विद एक्सपायर। अच्छा, तो यहाँ पे करना क्या है कि जब मीटिंग में एक डिस्कस हो रहा है, सही है, तो मीटिंग का एजेंडा तो आपके पास पहले आ गया होगा, 7 दिन पहले आपके पास एजेंडा आ गया। एजेंडा में लिखा रहा है कि जी आप कंपनी एक ऐसे ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं, आपको पता लगा कंपनी में तो आपका बेटा डायरेक्टर है या CFO है या फिर आपकी बेगम वहाँ पे डायरेक्टर है, तो आपने कहा ये तो मैं क्या कहते हैं, ये तो मेरा इंटरेस्ट है इस कंपनी में या फिर इस कंपनी के साथ जो कंपनी ट्रांजेक्शन करने जा रही है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आपने डिस्क्लोज कर देना है मीटिंग में, जिससे जब ये डिस्कशन हो रही होगी इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो आपने ये डिस्क्लोज करना है, आपने डिस्क्लोज करना है कि सर मैं इसमें मेरा क्या कहते हैं कंसर्न है और इंटरेस्टेड, और ये कंसर्न इंटरेस्ट है। और इसके लिए आपने सिर्फ बोलना नहीं है, आपने बाकायदा तौर पे एक नोटिस देना है। जो नोटिस आप देंगे फाइनेंशियल ईयर के एंड में एक्सपायर हो जाएगा। आपने करना क्या होगा, फाइनेंशियल एक्सपायर होने से एटलीस्ट 1 महीना पहले वापस से नोटिस बोर्ड को देना होगा ताकि वो अगले फाइनेंशियल ईयर तक आपके लिए रेलिवेंट ले सके। तो आपने सिर्फ नोटिस देना है। अब यहाँ पे वो ये आपसे कहता है कि जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है सेक्शन 205 के तहत या किसी भी सेक्शन के तहत अगर कोई ऐसा अरेंजमेंट होने जा रहा है जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर को लोन देना है, तो वो इंटरेस्टेड है भाई, वो सही है। अगर डायरेक्टर को लोन देना है तो डायरेक्टर को मीटिंग में बिठा के तो डिस्कस नहीं किया जाएगा ना, बोर्ड के सामने वो डायरेक्टर बैठा और ये डिस्कशन हो रही है भाई इसको लोन देना, तो ये तो नहीं बोलेगा भाई नहीं यार 2 नंबर आदमी ये पैसा लेकर भाग जाएगा, कोई ये नहीं बोलेगा। तो जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, किसी भी अरेंजमेंट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, चाहे वो सेक्शन 205 के तहत हो या वो आगे जाकर सेक्शन 208 के तहत हो या अब तक हमने जितने सेक्शन पढ़े किसी भी तहत हो, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें वो डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा वोट में और प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड में उस मैटर से रिलेटेड, सही है। शैल नॉट पार्टिसिपेट, नॉट कंसिडर भी नहीं किया जाएगा कोरम के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 6 एजेंडाज डिस्कस हो रहे हैं, समझने की कोशिश करेगा पार्टिसिपेशन में और ज्वाइनिंग में फ़र्क है। अगर 6 एजेंडा डिस्कस हो रहे हैं और चौथा एजेंडा ये है कि जो कंपनी ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाए जिसमें डायरेक्टर जो है वो इंटरेस्टेड और कंसर्न है, तो जब ये 4 डिस्कस हो रहा होगा तो डायरेक्टर रूम में बैठा हुआ है लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। चूंकि वो रूम में बैठा हुआ है, सुबह से आया हुआ है, पहला मैटर एजेंडा भी डिस्कस हुआ, दूसरा भी एजेंडा डिस्कस हुआ, उसने डिस्कस किया सब कुछ किया, चाहे उसका एजेंडा है जिसके अंदर वो कंसर्न इंटरेस्टेड है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, सही, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा और उसका कोरम भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है मीटिंग जब स्टार्ट हुई थी तो कोरम पूरा था, जब ये एजेंडा डिस्कस होने जा रहा है तो कोरम पूरा नहीं हो रहा। कोरम पूरा क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल 1/3 और 4th विच एवर इज हायर, तो 4 डायरेक्टर तो मौजूद थे, 7 में से 4 डायरेक्टर मेरे प्यारे बच्चों मौजूद थे। और जब 4 डायरेक्टर मौजूद थे तो जब चौथा एजेंडा आया तो ये डायरेक्टर तो कोरम के लिए भी तस्वीर नहीं होगा, तो इसका मतलब डायरेक्टर अब 3 हो गए, ये एजेंडा डिस्कस नहीं हो सकता। ये समझेगा, बड़ा ट्रिकी पार्ट है बच्चों, सही है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया लिस्टेड कंपनी के केस में ये मौजूद भी नहीं हो सकता। पार्टिसिपेट अलग है, पार्टिसिपेट का मतलब है मैं बोर्ड रूम में मौजूद हूँ जिसके अंदर डिस्कशन चल रही है, लेकिन एक फला शख्स कहता है कि हम 12% पे क्यों दे रहे हो, तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकता कि भाई 12% मार्केट टर्म्स है, ये बोल नहीं सकता इसके बारे में, सही, चुपचाप बैठे रहे। लेकिन लिस्टेड कंपनी होगी तो ये 3rd एजेंडा जब डिस्कस हो रहा होगा जिसके अंदर इंटरेस्ट और कंसल्टेड है, ये मीटिंग रूम छोड़ के बाहर बैठ जाएगा, लाउंज में जाके बैठ जाएगा, ये जाके मीटिंग में उस एजेंडा के वक्त प्रेजेंट भी नहीं होना चाहिए। ये कब अप्लाई नहीं होंगे, सेक्शन कब अप्लाई नहीं होंगे? अ प्राइवेट कंपनी विच इज नीदर अ सब्सिडी नॉर अ होल्डिंग कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। से आई के स्कूल ऑफ फाइनेंस एक प्राइवेट कंपनी है, मुझे लोन चाहिए, मैं बैठ के लास्ट में बैठ सकता हूँ, मैं डिस्कस करता हूँ, भाई मेरी अपनी कंपनी है ना, क्या मसला है इसके अंदर, सही है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और इंश्योरेंस कवरेज इन फेवर ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन, सही है। अच्छा, वो जो मैंने आपसे ऊपर कहा था कि भाई कॉन्टैक्ट दाखिल होने चाह रहा है, उसके लिए हम डायरेक्टर को कह रहे हैं कि यार मसला हो सकता है तो हम आपको इंश्योरेंस कवरेज दे रहे हैं, कल को नैब वगैरह आ जाती है, FI आ जाती है, तो इस चीज़ को कवर करने के लिए हम आपको इंश्योरेंस कवरेज दे रहे हैं, सही है। अब इंश्योरेंस कवरेज मैंने इनको 500 रुपये का दे दिया और डायरेक्टर को बोला कि जी आप रूम में भी नहीं बैठ सकते, आप पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते, तो नहीं, ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। जो डायरेक्टर कंसर्न इंटरेस्टेड है, जिसको इंश्योरेंस दी जा रही है, जो कि लीगल इंश्योरेंस दी जा रही है, कोई कवरेज दी जा रही है, कोई प्रोटेक्शन दी जा रही है, तो उसमें वो डायरेक्टर बैठेगा भी, वो कोरम भी तस्वीर किया जाएगा, वो पार्टिसिपेट भी करेगा, वो प्रोसीडिंग्स भी करेगा, ठीक है जी। अच्छा, अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो तो सारे के सारे डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो फिर मैटर जनरल मीटिंग में हो जाएगा। अगली चीज़ हमारे पास आती है प्यारे बच्चों सेक्शन 208 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। नॉर्मली बच्चे सेक्शन 208 और सेक्शन 205 में कंफ्यूज हो जाते हैं। सेक्शन 208 आपको बताता है बहुत सारी बातें, सेक्शन 205 जो है वो आपको बताता है आपका कोर्स ऑफ एक्शन, कि आपने क्या करना है। सेक्शन 208 205 अगर आप देखें तो ये डायरेक्टर्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है बच्चों, सही है। मैं आपको जो बार बार आपसे कह रहा हूँ ना, ये हेडिंग का, ये सेक्शन 205 डायरेक्टर्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है। जो सेक्शन 208 है ये कंपनीज और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, सही है। ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक के थ्रू मैंने आपको पढ़ाई ये चीज़। सेक्शन 208 अगर रिलेटेड पार्टी देखें तो कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट में एंटर हो सकती है विद द रिलेटेड पार्टी ओनली इन अकॉर्डिंग विद द पॉलिसी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। Nothing in this subsection shall apply to any transaction enter into the ordinary course on an RP। तो ये कंपनी के बारे में कहा गया, जो कंपनी जो है वो RPA के साथ ट्रांजेक्शन कर सकती है
बोर्ड की अप्रूवल होनी चाहिए या मेंबर्स की अप्रूवल होनी चाहिए, जो भी आपके पास क्या कहते हैं, जो भी आपने अप्रूव किया हुआ हो, जो भी आपका आर्टिकल में लिखा हुआ हो, जो भी आपने डिसाइड किया हुआ, उसके तहत आपने कंपनी जो है वो रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन हो सकती है। एवरी कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू शैल बी रेफर्ड इन द बोर्ड रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर अलॉन्ग विद। यहाँ पे बोर्ड की जिम्मेदारी बताएगी, जितनी भी आपके साथ ट्रांजैक्शन होगी तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो शेयर होल्डर को बताई जाएगी बोर्ड रिपोर्ट में कि ये वो सारी ट्रांजैक्शन है जो कि हमने रिलेटेड पार्टी से एंटर करी है और ये इसके पीछे जस्टिफिकेशन और रीजन है। सही है, बिकॉज बहुत से ऐसे आपके साथ ट्रांजैक्शन होगी जिसमें आपने शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं ली होगी, जरूरत नहीं होगी, तो एटलीस्ट शेयर होल्डर को बताएं तो एक बोर्ड लेटर के थ्रू के ये सारी चीजें हैं जो कि हमने आरपी के साथ ट्रांजैक्शंस करी हैं। रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शंस के अंदर बहुत सी सारी रिलेटेड पार्टी एफिशिएंट बहुत सारी चीजें कवर की गई हैं बच्चों। एक चीज़ को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था और वहाँ पे वो सिंपल से जो आपसे बात करता है उसके पीछे फिर हमारे पास पूरी रेगुलेशन भी है कि जी नोटिस में क्या जाना चाहिए, रिकॉर्ड क्या बनना चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। बट ये चीज़ हमेशा याद रखेगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर कोई है जिसमें डायरेक्टर कंसर्न और इंटरेस्टेड है तो आपके पास जो आंसर होगा वो कंपनी के ऊपर भी, कंपनी वाला सेक्शन भी अप्लाई होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला सेक्शन भी अप्लाई होगा और आपके पास डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर वाला सेक्शन भी अप्लाई हो जाएगा। तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि टेक्निक इतनी ज़बरदस्त है कि इससे आपको पता चल जाए कि सवाल में वो पूछ क्या रहा है और आंसर में लिखना क्या है। ये जो ड्यूटीज़ ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर है प्यारे बच्चों, सेक्शन मेंबर्स के ऊपर, कंपनी के ऊपर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता। ये सेक्शन से उसे उसके ऊपर अप्लाई होता है। जो रिलेटेड पार्टी वाला सेक्शन है ये अप्लाई होता है कंपनी के ऊपर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर अप्लाई होता है। सही है कि कंपनी जो है वो रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन एंटर कर सकती है इन अकॉर्डिंग विद द पॉलिसी अप्रूव बाय द बोर्ड और बाय द मेंबर्स इन द जर्नल मीटिंग। सही है, उसके बाद वो आपसे कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि रिलेटेड पार्टी को सारी की सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो है वो एक रिपोर्ट के तहत शेयर होल्डर को बताएं कि हमने रिलेटेड पार्टी से ये ट्रांजैक्शन करी है, इसके पीछे ये रैशनल है हमारा। इसके बाद जो रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो उसके लिए डायरेक्टर को 30 दिन के अंदर विद इन द 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज टू द कंपनी। डायरेक्टर कंपनी को डिस्क्लोज करेगा 30 दिन के अंदर कि ये आपकी कंपनी के ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनके अंदर मैं इंटरेस्ट और कंसर्टेड हूँ और वो एक रजिस्टर मेंटेन करेगी ताकि पता चले कि डायरेक्टर इनमें कंसर्न और इंटरेस्टेड है। प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास कुछ डायरेक्टर्स के सेक्शन थे। मैंने कोशिश करी थी कि बहुत क्विकली इसको रिवाइज करा दूँ, साथ साथ मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी कर दूँ कि अगर आप इन दो टेक्निक्स को सामने रख के डायरेक्टर्स के 50 सेक्शन को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, आप पेपर में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। लॉ का जो एक स्ट्रक्चर है, लीगल स्ट्रक्चर है, देखें कहीं कहीं लॉ ने कंपनी लिखा हुआ है, कहीं कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिखा हुआ है, कहीं कहीं मेंबर लिखा हुआ है, कहीं कहीं डायरेक्टर लिखा हुआ है। इसकी लॉजिक के पीछे सही है, बिकॉज कुछ सेक्शन कंपनी के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं, डायरेक्टर्स के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकते, कुछ सेक्शन डायरेक्टर को अप्लाई हो सकते हैं, कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकते। अगर ये आपको ट्रेल और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क समझ में आ जाएगा बच्चों तो लॉ बड़ा अच्छा ग्रिप में आ जाएगा। पेपर में सिर्फ ये नहीं होगा कि कौन सा सेक्शन पिक करना है, पेपर में आपको ये होगा कि अच्छा जी इस सेक्शन में चूंकि डायरेक्टर के बारे में लिखा हुआ है, पेपर सवाल जो है वो कंपनी के बारे में है तो इस सेक्शन मुझे रेलिवेंट नहीं लग रहा है, कंपनी के ऊपर जो है वो इस चीज़ के ऊपर अप्लाई आ रहा है तो मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ। तो इस टेक्निक के थ्रू हमने लास्ट क्लास में इनकॉर्पोरेशन पढ़ा था, इस बार हमने डायरेक्टर्स को रिवाइज कर लिया। थैंक यू सो मच।